10 साल की शादी। मुझे लगा मेरे पास सब कुछ है। एक काबिल पति, समाज में इज्जतदार ससुराल वाले जो मुझे हमेशा प्यार करते थे, और एक ऐसा करियर जिसके लिए कई लोग तरसते थे। मेहरा ग्रुप में मार्केटिंग डायरेक्टर का पद, वो कंपनी जिसे मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खा किया था। मैं इसी संतुष्टि में जी रही थी जब तक कि एक शुक्रवार की दोपहर एक छोटे से मैसेज ने सब कुछ तबाह नहीं कर दिया। जब मैं उस साल की आखिरी तिमाही की स्ट्रैटेजी मीटिंग ले रही थी तो मेज पर रखा मेरा फोन धीरे से वाइब्रेट हुआ। यह मीरा का मैसेज था, मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त। प्रिया, कहाँ हो? इमरजेंसी है। मेरी भौहें तन गई। मैंने अपनी असिस्टेंट को प्रेजेंटेशन जारी रखने का इशारा किया और चुपचाप बाहर निकल गई। मैंने मीरा को वापस फोन किया। दूसरी तरफ से उसकी आवाज घबराई हुई थी। मीरा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? प्रिया, ध्यान से सुनना और शांत रहना। तुम्हारा पति रोहन वो गोवा किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है ना? मेरा दिल जैसे रुक सा गया। तुम्हारा क्या मतलब है? आज सुबह ही उसका फोन आया था, कह रहा था कि पहुंच गया है। नहीं प्रिया, मीरा की आवाज में सिसकी थी। मेरी चचेरी बहन एक एयरलाइन में काम करती है। उसने अभी मुझे एक फोटो भेजी है। रोहन अभी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। कैलिफोर्निया की फ्लाइट के लिए चेक इन कर रहा है और वो अकेला नहीं है। मेरे कान सुन्न हो गए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी आवाज न कांपे। किसके साथ है वो? उसका पूरा परिवार, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारी ननद और नंदोई, और एक जवान लकी जिसका पेट बहुत बहा है। वे सब बहुत खुश और एक दूसरे से घुले मिले लग रहे थे। तुम्हारी सास तो उस लक्की के पेट पर हाथ भी फेर रही थी। मीरा का हर शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। कैलिफोर्निया, गर्भवती महिला, पूरा ससुराल। पहेली के ये टुकड़े तुरंत एक क्रूर तस्वीर में बदल गए। मैंने फोन काट दिया। फोन को कसकर पकने से मेरी उंगलियां सफेद पक गईं। मैं मीटिंग रूम में वापस आई। मेरे चेहरे पर अभी भी पेशेवर शांति थी। आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है। कृपया कल सुबह 9 बजे तक ईमेल से विस्तृत रिपोर्ट भेज दें। आप सब जा सकते हैं। मैंने बिना किसी भावना के साफ साफ कहा। मेरे स्टाफ को इस 9 बजे तक ईमेल से विस्तृत रिपोर्ट भेज दें। अचानक बदलाव पर हैरानी हुई, लेकिन वे बिना कुछ कहे चले गए। जैसे ही मीटिंग रूम का दरवाजा बंद हुआ, मैंने अपनी कार की चाबियां उठाईं और बेसमेंट पार्किंग की तरफ भागी। मुझे जाना था, मुझे इसे अपनी आंखों से देखना था। सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों न हो, मुझे उसका सामना करना था। कार मुंबई के ट्रैफिक को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरी दुनिया खामोश थी। पिछले 10 सालों में मेरी क्या गलती थी? मैंने अपना सब कुछ अपने ससुराल को दिया, उसके माता पिता को अपने माता पिता की तरह माना। मेरे पिता के निधन के बाद वे ही मेरा मानसिक सहारा थे। मैंने मेहरा ग्रुप में काम का बोझ उठाया, रोहन के साथ मिलकर कंपनी को बहा किया ताकि उसे मुझ जैसी पत्नी पर गर्व हो। हमारे बच्चे नहीं थे, यह मेरा सबसे बड़ा दुख था, लेकिन रोहन हमेशा मुझे दिलासा देता था, कहता था कि यह मायने नहीं रखता। पता चला सब झूठ था। इसलिए नहीं कि यह उसके लिए मायने नहीं रखता था, बल्कि इसलिए कि उसे कोई और मिल गई थी जो उसे बच्चा दे सकती थी। एयरपोर्ट शोरगुल से भरा था। मैंने एक बेसबॉल कैप, धूप का चश्मा और मास्क पहना और भी मैं खो गई। और वहां बिजनेस क्लास चेक इन एरिया में मैंने उन्हें देखा। मेरा ससुराल वाला परिवार खुशी से इकट्ठा था। रोहन, वो आदमी जिसे मैं हर रात गले लगाती थी, वहां था। उसके हाथ एक खूबसूरत जवान लड़की के कंधों पर थे जिसका पेट निकला हुआ था। मेरी सास, जो हमेशा मेरा हाथ पककर मुझे सेहत का ध्यान रखने की सलाह देती थी, धीरे से उस लड़की को एक गिलास गर्म दूध दे रही थी। मेरे ससुर, जिनका मैं अपने पिता की तरह सम्मान करती थी, मेरी ननद के परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। वे एक संपूर्ण खुशहाल परिवार थे, और उस तस्वीर में मैं एक अजनबी थी। मैंने दूर से ही रोहन की नजरें उस लड़की पर देखीं। वो नजरें जो कभी मुझे मिली थीं, लेकिन बहुत समय से नहीं। प्यार, पूजा और उम्मीद से भरी नजरें। वह झुका, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और वह लड़की खिलखिलाकर हंस पई। उसने अपना सिर प्यार से उसके कंधे पर टिका दिया। यह दृश्य देखकर मैं चीखी नहीं, मैंने अपना आपा खोया। इसने बस मेरे दिल को ठंडा कर दिया, उसे एक विशाल बर्फीले टुकड़े में बदल दिया। एक व्यक्ति का विश्वासघात ही काफी दर्दनाक होता है, लेकिन यह उन सभी लोगों का विश्वासघात था जिन्हें मैं प्यार करती थी और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उन्होंने मिलकर एक बेहतरीन नाटक रचा था और मैं ही अकेली दर्शक थी जिसे कुछ नहीं पता था। वे खुशी खुशी
एक नए जन्म का इंतजार कर रहे थे। पहला पोता जिसकी मेरी सास को बहुत चाहत थी। मेरे दुख और धोखे के ऊपर वे छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे थे। वे उस बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका जा रहे थे। एक सोची समझी योजना जो स्पष्ट रूप से बहुत लंबे समय से चल रही थी। मैं पास नहीं गई। मैंने कोई हंगामा नहीं किया। मैंने बस चुपचाप अपना फोन निकाला और दूर से कुछ तस्वीरें ले ली, इतनी साफ कि हर किसी का चेहरा पहचाना जा सके। उनकी यह खुशी मेरा पहला सबूत होगी। जब वे सुरक्षा जांच से गुजर गए तब मैं मुही और चली गई। आंसू नहीं बहे, लेकिन मेरे अंदर कुछ पूरी तरह से मर चुका था। पिछले 10 साल का प्यार, विश्वास और सम्मान सब कुछ इस एयरपोर्ट पर राख हो गया। मैं आगमन द्वार से बाहर निकली, ठंडी रात की हवा में सांस ली। मैं जानती थी कि कल वाली प्रिया मेहरा अब नहीं रही। अब से एक नई प्रिया मेहरा होगी। वो प्रिया मेहरा जो अपना और अपने पिता का सब कुछ वापस लेगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने कार हमारे मालाबार हिल के आलीशान विला की ओर चलाई, जो कभी हमारा स्वर्ग हुआ करता था। वह विशाल घर अब खाली और अजीब तरह से ठंडा लग रहा था। मेरी पसंदीदा लिली की खुशबू अभी भी हवा में थी, लेकिन अब यह शांति देने के बजाय एक ताने की तरह दम घोंट रही थी। इस घर की हर चीज, लिविंग रूम में हमारी शादी की बड़ी तस्वीर से लेकर दरवाजे के सामने करीने से रखी रोहन की चप्पलों तक, एक क्रूर झूठ की गवाह थी। मैंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। मैं सीधे दूसरी मंजिल पर बने स्टडी रूम में गई, जहां सबसे महत्वपूर्ण चीजें रखी थीं। मैंने वह मजबूत तिजोरी खोली जो मेरे पिता ने लगवाई थी। उसके अंदर कुछ गहनों के अलावा संपत्ति के सभी कागजात, महत्वपूर्ण अनुबंध और सबसे महत्वपूर्ण मेरे पिता की वसीयत और मेहरा ग्रुप में मेरे शेयरों के सर्टिफिकेट थे। अपने जीवन काल में मेरे पिता ने हमेशा मुझे एक स्वतंत्र और मजबूत महिला बनना सिखाया था, जो किसी भी स्थिति में अपनी रक्षा कर सके। शायद उन्हें कोई पूर्वाभास था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ इतनी सावधानी से तैयार किया था। उन्होंने कंपनी के अधिकांश शेयर मेरे नाम किए थे। रोहन के पास केवल एक छोटा सा हिस्सा था, बस इतना कि वह निदेशक मंडल में अपनी स्थिति बनाए रख सके। पिता ने कहा था, यह मेरी शादी का तोहफा है और साथ ही एक ढाल है जो जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगी। अब जाकर मुझे उनके शब्दों का गहरा अर्थ समझ में आया। मैंने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले और उन्हें एक लेदर ब्रीफकेस में करीने से रखा। फिर मैं मेज पर बैठी, लैपटॉप चालू किया और पहला फोन किया। मैंने जिस व्यक्ति को फोन किया वह श्री अशोक शर्मा थे, मेरे पिता के जीवन काल के सबसे भरोसेमंद वकील, और वह व्यक्ति जिस पर मैं भी पूरा भरोसा करती थी। फोन लगभग तुरंत उठा लिया गया। श्री शर्मा की आवाज हमेशा की तरह गर्मजोशी भरी और शांत थी। प्रिया, मैं अशोक बोल रहा हूं। इतनी रात को क्या हुआ? मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की। शर्मा अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण और तत्काल है। मेरी आवाज में अजीबपन महसूस करते हुए श्री शर्मा का लहजा गंभीर हो गया। ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा हूं। कृपया तलाक का मुकदमा तैयार करें। मेरे पति रोहन कपूर के खिलाफ मुझे शक है कि उसने मेहरा ग्रुप में धन का गबन और वित्तीय धोखाधड़ी की है। कृपया जांच करने और सबूत इकट्ठा करने में मेरी मदद करें। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। श्री शर्मा निश्चित रूप से बहुत हैरान थे। उन्होंने रोहन के साथ मेरे रिश्ते की शुरुआत देखी थी, यहां तक कि हमारी शादी में कानूनी गवाह भी बने थे। प्रिया, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है? यह कोई गलतफहमी नहीं है अंकल, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज कई गुना ठंडी हो गई थी। उसकी एक दूसरी औरत है और वे जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। मेरे पूरे ससुराल ने मुझे धोखा दिया और उस औरत को बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका ले गए। मैंने आज शाम को एयरपोर्ट पर उन्हें खुद देखा है। श्री शर्मा की एक लंबी सांस सुनाई दी। तो यह बात है, सच में अप्रत्याशित है। ठीक है, खुद को शांत रखो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सबसे पहले उन्हें यह पता न चलने देना कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। सामान्य व्यवहार करो। मैं अमेरिका में एक पेशेवर से संपर्क करूंगा ताकि वहां सबूत इकट्ठा किए जा सकें। जहां तक वित्तीय मामले का सवाल है, क्या कोई खास हिस्सा है जिस पर तुम्हें शक है? मुझे शक है कि उसने वाइस डायरेक्टर के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके फर्जी कंपनियों के साथ अनुबंधों के जरिए या चैरिटी फाउंडेशन, खासकर विक्रम मेहरा फाउंडेशन जो पिताजी के नाम पर है, के माध्यम से धन का गबन किया है। मुझे पिछले 3 वर्षों के फाउंडेशन के सभी लेन देन का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है,
मैं इसे तुरंत करवाता हूं। तुम मेजॉरिटी शेयर होल्डर और संस्थापक की बेटी हो, तुम्हें यह जानकारी मांगने का पूरा अधिकार है। अपनी सेहत का ध्यान रखना प्रिया, हिम्मत मत हारना, याद रखना मैं और वफादार सहयोगी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फोन खत्म होने के बाद मुझे कुछ ताकत महसूस हुई। मैं इस लड़ाई में अकेली नहीं थी। मैंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। कंपनी के सर्वर सिस्टम तक अपने सर्वोच्च प्रशासक पहुंच का उपयोग करते हुए मैंने पिछले 3 वर्षों के रोहन से संबंधित सभी ईमेल, डेटा, कार्य वार्तालाप, इतिहास और फाइलों का चुपचाप बैकअप ले लिया। मैंने ऑफिस और घर के सुरक्षा कैमरा सिस्टम की भी फिर से जांच की। रोहन के चुपचाप फोन करने की रिकॉर्डिंग, संदिग्ध कारणों से बाहर जाने की रिकॉर्डिंग, सब कुछ सावधानी से सहेज लिया गया। रात गहरी होती गई और विला खामोशी में डूब गया। मैं विशाल लिविंग रूम के बीच में अकेली बैठी थी। लैपटॉप की रोशनी मेरे भावहीन चेहरे को रोशन कर रही थी। दर्द अभी भी मेरे सीने में जल रहा था, लेकिन अब वह मुझे नष्ट नहीं कर सकता था। यह क्रोध और दृढ़ संकल्प की लौ में बदल गया था। यह ड्रामा शायद उन्होंने शुरू किया होगा, लेकिन इसका अंत मैं लिखूंगी, और मैं कसम खाती हूं वह अंत एक ऐसा बुरा सपना होगा जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरा नाटक अभी शुरू ही हुआ था। सोमवार की सुबह मैं श्री शर्मा के ऑफिस पहुंची। मुझे देखकर वह अपने चेहरे पर थकान और चिंता के भाव छिपा नहीं सके। उन्होंने मेरे लिए एक कप हर्बल चाय बनाई और धीरे से कहा, प्रिया, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुम्हारे बताए चैरिटी फाउंडेशन की वित्तीय रिपोर्ट पर एक सरसरी नजर डाली है। पिछले 3 सालों में युवा प्रतिभाओं के लिए छात्रवृत्ति और विदेश में अध्ययन के नाम पर वही रकम निकाली गई है, और सभी प्राप्तकर्ताओं का नाम केवल एक ही है, संजना सिंह। क्या तुम इस नाम को जानती हो? संजना सिंह। उस नाम ने मेरे दिल में एक दर्दनाक धक्कन पैदा कर दी। मुझे एयरपोर्ट पर उस खूबसूरत लेकिन कुछ हद तक विद्रोही दिखने वाली युवती का चेहरा याद आ गया। शायद यह वही लक्की है, अंकल। श्री शर्मा ने सिर हिलाया। उनका चेहरा सख्त हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने उस व्यक्ति से संपर्क किया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उनका नाम श्री राकेश वर्मा है। वह एक बहुत ही सक्षम और गोपनीय प्राइवेट जासूस हैं। उनकी विशेषज्ञता विदेशों में भारतीयों के मामलों को संभालना है। उन्होंने यह केस ले लिया है और काम शुरू कर दिया है। जल्द ही हमें जानकारी मिलेगी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पा। 2 दिन बाद श्री वर्मा से एक एनक्रिप्टेड ईमेल श्री शर्मा के माध्यम से आया। उसके अंदर तस्वीरों और एक संक्षिप्त रिपोर्ट से भरी एक कंप्रेस्ड फाइल थी। कांपते हाथों से मैंने एक एक करके तस्वीरें खोली। पहली तस्वीर कैलिफोर्निया के एक शांत रिहायशी इलाके में एक आलीशान विला की थी। उसके सामने एक सफेद स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, वही मॉडल जिसे रोहन ने कभी अपनी सपनों की कार बताया था। दूसरी तस्वीर में रोहन और संजना सुपरमार्केट में शॉपिंग कार्ट धकेल रहे थे। वे किसी भी नवविवाहित जोहे से अलग नहीं लग रहे थे जो अपना घर बसा रहा हो। संजना ने अपना सिर रोहन के कंधे पर टिका रखा था और रोहन का हाथ उसके पेट पर था, एक बहुत ही अंतरंग इशारा। अगली तस्वीरें और भी क्रूर थीं। पूरा ससुराल विला के पिछवाहे में एक खुशनुमा डिनर का आनंद ले रहा था। सास संजना को खाना खिला रही थी और ससुर जोर जोर से हंस रहे थे। मेरी ननद और नंदोई भी अपनी नई भाभी के साथ घुल मिलकर बातें कर रहे थे। वे एक असली परिवार थे और मैं सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति थी। एक वीडियो भी था जिसमें रोहन संजना को सहारा देकर पार्क में टहला रहा था। वे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, कभी कभी चूमने के लिए रुकते थे। उनकी खुशी देखकर मुझे मिचली आ रही थी, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वह रिपोर्ट का अंतिम हिस्सा था। श्री वर्मा ने घर के किराए के अनुबंध, वाहन की खरीद के कागजात और यहां तक कि एक आलीशान अंतरराष्ट्रीय प्रसूति अस्पताल में गर्भावस्था जांच के पंजीकरण पत्र की भी जांच की थी। सब कुछ रोहन और संजना के नाम पर था और सबसे अकाट्य जानकारी, श्री वर्मा ने रोहन से संजना को पहले मनी ट्रांसफर का पता लगा लिया था। यह 3 साल पहले शुरू हुआ था। 3 साल। यह एक पल की गलती नहीं थी, न ही कोई नया शुरू हुआ रिश्ता। यह एक सुनियोजित और व्यवस्थित धोखा था जो हमारी शादी के 1/3 हिस्से तक चला। पिछले 3 सालों में जब मैं मेहरा ग्रुप में कड़ी मेहनत कर रही थी, जब मैं एक बच्चे की चाहत में हर रात सो नहीं पाती थी, मेरा पति बाहर अपना दूसरा परिवार बना रहा था। पिछले 3 सालों में जब मैं मानती थी कि मेरे ससुराल
वाले एक मजबूत सहारा हैं और मैंने उनकी पूरी ईमानदारी से सेवा की। वे अपने बेटे के पापों को छिपाने और उस पोते का खुशी खुशी स्वागत करने में व्यस्त थे जो मुझसे नहीं था। उनका सारा ध्यान और देखभाल सिर्फ एक भद्दा नाटक निकला। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और कुर्सी पर पीछे टिक गई। मेरा आलीशान स्टडी रूम अचानक घुटन भरा लगने लगा। मैं रोई नहीं। आंसू इस समय एक व्यर्थ विलासिता थे। दर्द एक और भावना में बदल गया था, कुछ बहुत ठंडा और तेज। वह दृढ़ संकल्प था। सबूत यहां थे, अकाट्य। यह न केवल इस शादी को खत्म करने के लिए एक हथियार था, बल्कि उनकी क्रूरता का एक अनुस्मारक भी था जिसे मैं हर दिन याद रखूंगी। उन्होंने मेरी जवानी के 10 साल, मेरा विश्वास और मेरा प्यार छीन लिया था। अब मैं वह सब कुछ वापस लूंगी जो मेरा है, और वह सब भी जो उनका मेरे पिता पर कर्ज है। कुछ दिनों बाद, जब मैं खुद को काम में व्यस्त रखकर सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी, मेरी सास का एक वीडियो कॉल मेरे फोन पर आया। स्क्रीन पर उनका खुशमिजाज चेहरा देखकर मुझे मिचली आ गई, लेकिन मैंने जल्दी से खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और एक खुशनुमा मुस्कान के साथ फोन का जवाब दिया। हाँ माँ जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। आप और सब लोग वहाँ ठीक हैं, है ना? बिल्कुल ठीक हैं बेटा, उन्होंने हमेशा की तरह अपनी कोमल आवाज में कहा। यहाँ की हवा बहुत ताज़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ ने इसलिए फोन किया क्योंकि चिंता हो रही थी। मेरी बेटी घर पर अकेली कैसी है? काम में बहुत व्यस्त तो नहीं हो? तुम्हारा चेहरा थोड़ा दुबला लग रहा है। मैंने पूरी तरह से अभिनय किया, अपना हाथ उठाकर अपने गालों को छुआ। हाँ माँ जी, साल के अंत में काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन प्रिया ठीक से खा रही है, आप चिंता न करें। उन्होंने एक सांस ली, मुझे सहानुभूति भरी आंखों से देखा। बेटा, काम जरूरी है, लेकिन परिवार ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए हैं, अब बच्चे के बारे में सोचने का समय है। मैं और तुम्हारे पापा जी पोते का मुंह देखने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा करो, अपना काम खत्म करो, फिर यहाँ आ जाओ, कुछ दिन हमारे साथ आराम करो। माहौल भी बदल जाएगा। यहाँ की मेडिकल तकनीक भी अच्छी है, क्या पता कोई अच्छी खबर मिल जाए। उनकी बातें सुनकर मैं जोर जोर से हंसना चाहती थी। वह किसके लिए अभिनय कर रही थी? वह अच्छी तरह जानती थी कि मुझे अब और कोशिश करने की जरूरत क्यों नहीं है। जिस पोते का वह इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वह एक दूसरी औरत के पेट में पल रहा था, उसी घर में जहां वह इस समय रह रही थी। मुझ पर दबाव डालना वास्तव में उसके जल्द ही पैदा होने वाले पोते की उपस्थिति को वैध बनाने की एक शुरुआत थी। कितना उत्तम नाटक था। मैंने दुखी होने का नाटक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ जी, प्रिया भी बहुत चाहती है, शायद अभी किस्मत में नहीं है। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद प्रिया फिर से पूरी जांच कराएगी। उसी समय मेरे ससुर स्क्रीन पर दिखाई दिए। वह हमेशा की तरह दोस्ताना मुस्कुराए और मुझे हाथ हिलाया। प्रिया, मैं पापा बोल रहा हूं। रोहन दूर काम पर है, तुम घर पर अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रखना, ठीक है? ज्यादा थकना मत। जी पापा जी, आप और माँ जी भी अपना ध्यान रखिएगा। एक और बेशर्म झूठ, बिजनेस ट्रिप। उनका परिवार, बूढ़े से लेकर जवान तक, सब बेहतरीन अभिनेता थे। वे मिलकर पाप छिपाते थे, मिलकर मेरी भावनाओं और विश्वास को कुचलते थे। उन्हें लगा कि मैं एक मूर्ख हूं जो मीठी बातों और झूठी परवाह से आसानी से बहल जाऊंगी। जैसे ही कॉल खत्म हुई, मेरे होठों से मुस्कान गायब हो गई। मैं उठी, खिड़की के पास गई और नीचे व्यस्त कारों को देखने लगी। मैं उनके पाखंड से तंग आ चुकी थी। 10 साल तक मैं भे की खाल में भेइयों के बीच रही। उन्होंने मुझे शांत किया, मुझसे प्यार करने का नाटक किया, लेकिन मेरी पीठ पीछे वे मुझे चीरफाड़ करने की तैयारी कर रहे थे। यह नाटक मैंने बहुत देख लिया। अब पर्दा गिराने की मेरी बारी थी, लेकिन पर्दा गिराने से पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि इस नाटक के सभी अभिनेता अपने किरदारों के लिए बहुत भारी कीमत चुकाएं। इससे पहले कि मेरे ससुराल के प्रति मेरी घृणा कम होती, एक और चाकू सीधे मेरे दिल में आ लगा। वह चाकू मेरे पिता की विरासत से बना था, जो उसे और भी तेज और क्रूर बनाता था। उस सुबह श्री शर्मा ने मुझे एक असाधारण गंभीर भाव के साथ अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने अपनी मेज पर एक मोटी फाइल रखी। प्रिया, बैठो, जो तुम देखने वाली हो उसके लिए अपना दिल तैयार कर लो। उन्होंने वह फाइल खोली और विक्रम मेहरा फाउंडेशन के खर्चों के विवरण की ओर इशारा किया। जैसा कि हम जानते हैं, रोहन ने संजना नाम की उस औरत को छात्रवृत्ति की आड़ में पैसे भेजे, लेकिन इसका पैमाना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह कुछ लाख नहीं, बल्कि पिछले 3 सालों में छोटे छोटे हिस्सों में ट्रांसफर किए गए करोड़ों रुपये हैं। करोड़।
ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सीना निचो दिया हो। यह चैरिटी फाउंडेशन मेरे पिता का सपना था, जिसे गरीब, पढ़ने के शौकीन बच्चों की मदद के लिए स्थापित किया गया था, ताकि दूर दराज के इलाकों में ज्ञान का प्रकाश फैलाया जा सके। लेकिन रोहन, जिस दामाद पर पिता इतना भरोसा करते थे, उसने इसे अपनी प्रेमिका के लिए एक निजी एटीएम मशीन में बदलने की हिम्मत की। मेरे पिता के खून पसीने से, दानदाताओं के पैसे से, उस पैसे से जिसका इस्तेमाल किताबें खरीदने और स्कूल बनाने के लिए होना चाहिए था, उसने उस औरत को आलीशान घर और महंगी कारें खरीद कर दी। बदमाश, मैं गुर्राई। पहली बार मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। वह इंसान नहीं है। श्री शर्मा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, शांत करने की कोशिश की। शांत? प्रिया, गुस्सा समस्या का समाधान नहीं करेगा। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने दस्तावेजों का एक और ढेर मेरी ओर धकेला। आज सुबह रोहन के असिस्टेंट ने इसे तुम्हारे ऑफिस भेजा था। कह रहा था कि साल के अंत के वित्तीय ऑडिट को पूरा करने के लिए तुरंत हस्ताक्षर चाहिए। जरा देखो। मैंने वह दस्तावेज उठाया। उसके कवर पर करीने से वित्तीय ऑडिट लेनदेन पुष्टि फॉर्म लिखा था। उसकी सामग्री में बहुत सामान्य दिखने वाले क्लॉज थे, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निवेश और लेनदेन की पुष्टि कर रहे थे। कुछ भी संदिग्ध नहीं था, बस एक नियमित वार्षिक प्रक्रिया। इसमें क्या समस्या है अंकल? मैंने पूछा। श्री शर्मा ने आखिरी पन्ने को पलटा और परिशिष्ट अडेंडम में बहुत छोटे अक्षरों में लिखी एक बात की ओर इशारा किया। यहाँ परिशिष्ट अनुबंध संख्या HDCNS 7। क्या तुम इस नंबर को पहचानती हो? मैंने अपनी आंखें सिकोई और करीब से देखा। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। यह उस शेयर ट्रस्ट और ट्रांसफर समझौते का नंबर था जो मेरे पिता ने मेरे लिए तैयार किया था। उस छोटे से लेख में लिखा था, नीचे हस्ताक्षर करके, हस्ताक्षरकर्ता मेहरा ग्रुप के पुनर्गठन और निवेश विस्तार के लिए अपने 20% मेहरा ग्रुप के शेयरों को बिना शर्त निदेशक रोहन कपूर को हस्तांतरित करने के लिए सहमत है। यह था असली मकसद। वह सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, बल्कि पूरा मेहरा ग्रुप, मेरे पिता की पूरी विरासत चाहता था। वह मेरे भरोसे और मेरे काम करने की आदत का इस्तेमाल करके मुझे एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए फंसा रहा था जो मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकता था। एक बहुत ही चालाक जाल। अगर मैं सतर्क न होती, अगर मैं बस एक सरसरी नजर डालकर हमेशा की तरह हस्ताक्षर कर देती, तो सब कुछ खत्म हो जाता। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। कितनी नीच योजना है, श्री शर्मा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। वह तुम्हें एक नादान बच्ची समझता है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। उसने सब कुछ सोच रखा होगा। यह 20% शेयर मिलने के बाद उसके पास पहले से मौजूद शेयरों और अन्य शेयर धारकों के समर्थन के साथ, जिन्हें उसने खरीद लिया होगा, उसके पास तुम्हें निदेशक मंडल से बाहर निकालने की पर्याप्त शक्ति होगी। मैं उस कागज को घूरती रही। मेरे अंदर की नफरत अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। वह एक जाल बिछाना चाहता है। ठीक है, मैं उस जाल को उसकी कब्र में बदल दूंगी। मैंने अपना सिर उठाया और श्री शर्मा की आंखों में सीधे देखा। मेरी आवाज अजीब तरह से शांत थी। अंकल, हम इसका फायदा उठाएंगे। मैं इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगी। श्री शर्मा चौंक गए। तुम्हारा क्या मतलब है प्रिया? तुम पागल हो गई हो। अगर तुमने इस पर हस्ताक्षर किए तो तुम सब कुछ खो दोगी। नहीं अंकल, मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोली। मैं हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं समय लूंगी। कहूंगी कि मुझे इसे और ध्यान से पढ़ना है। इस बीच हम एक और अनुबंध तैयार करेंगे जिसका प्रारूप तो वही होगा, लेकिन सामग्री विपरीत होगी। अगर वह खेल खेलना चाहता है तो मैं भी खेलूंगी। अगर वह मुझे धोखा देना चाहता है तो मैं भी उसे धोखा दूंगी। बाद में जो अपनी मौत के फरमान पर हस्ताक्षर करेगा, वह मैं नहीं बल्कि वह होगा। मेरी आंखों में दृढ़ संकल्प पककर श्री शर्मा के भाव आश्चर्य से समझ में बदल गए। फिर उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। अब इस बूहे भैये के जाल में फांसने का समय आ गया है। अगले कुछ दिन मैंने पागलों की तरह काम किया। दिन में मैं एक सक्षम और दृढ़ मार्केटिंग डायरेक्टर बनी रही। सभी साल के अंत के अभियानों का सुचारू रूप से नेतृत्व करती रही। रात में श्री शर्मा और उनकी टीम के साथ मैंने वित्तीय रिपोर्टों का पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण किया। रोहन द्वारा गबन किए गए अवैध धन के निशान को ट्रैक किया। काम का तनाव, विश्वासघात का दर्द और बदला लेने की योजना का तनाव मेरे कंधों पर भारी पा रहा था। मेरा वजन तेजी से घट गया और मेरे पेट का दर्द बार बार होने लगा।
पहले यह सिर्फ एक हल्का दर्द था, धीरे धीरे यह चाकू के चुभने जैसा हो गया। मुझे लगा कि यह सिर्फ तनाव और अनियमित खान पान के कारण है, इसलिए मैंने बस पेट दर्द की कुछ गोलियां लीं और काम पर वापस चली गई। जब तक कि एक बुधवार की सुबह, जब मैं पूरी निदेशक मंडल के सामने नए साल की योजना प्रस्तुत कर रही थी, जब मैं विदेशी बाजार विस्तार की रणनीति के बारे में बात कर रही थी जिसे मैंने भी मेहनत से तैयार किया था, अचानक एक भयानक दर्द, जैसे कोई चाकू मेरे पेट में घुस गया हो, ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने मेज का कोना पकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर कमजोर हो गए। होश खोने से पहले मैंने बस अपनी असिस्टेंट की घबराई हुई चीख और एक कुर्सी के गिरने की धीमी आवाज सुनी। जब मुझे होश आया तो अस्पताल की कीटाणुनाशक की विशिष्ट गंध मेरी नाक में चुभी। मैं एक साफ सुथरे सफेद बिस्तर पर लेटी थी, मेरे हाथ में ड्रिप की सुई लगी हुई थी। मेरी दोस्त मीरा लाल आंखों के साथ मेरे बगल में बैठी थी। मुझे आंखें खोलते देख उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। प्रिया, तुम्हें होश आ गया? तुमने तो मुझे लगभग बेहोश ही कर दिया था। मैं ठीक हूं, मैंने फुसफुसाया। मेरा गला सूखा महसूस हो रहा था, बस थोड़ी थकान है। उसी समय एक बुजुर्ग मिलसार दिखने वाले डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने मुझे चिंता से देखा और फिर मीरा से कहा, क्या मैं मरीज से अकेले में बात कर सकता हूं? मीरा ने सिर हिलाया और अनिच्छा से बाहर चली गई। जब हम अकेले रह गए तो डॉक्टर कुर्सी पर बैठ गए और मुझे देखा। श्रीमती प्रिया मेहरा, मैं डॉ. गुप्ता, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग का प्रमुख हूं। हमने जांच और एंडोस्कोपी की है। परिणाम में हमें आपके पेट में एक ट्यूमर मिला है। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। ट्यूमर? क्या यह खतरनाक है डॉक्टर? मैंने कांपती आवाज में पूछा। डॉ. गुप्ता ने एक सांस ली। हमने बायोप्सी के लिए नमूना भेजा है, लेकिन एंडोस्कोपी की तस्वीर और मेरे अनुभव से यह बहुत संभावना है कि यह प्रारंभिक चरण का पेट का कैंसर है। यह मामला आपके स्वर्गीय पिता श्री विक्रम मेहरा के 5 साल पहले के मामले से बहुत मिलता जुलता है। वह भी मेरे मरीज थे। पेट का कैंसर, वही बीमारी जिसने 5 साल पहले मेरे पिता की जान ले ली थी। इतिहास ने क्रूरता से खुद को दोहराया। यह झटका बहुत बा और अचानक था। अभी क्यों, जब मुझे लड़ने के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और ठंडे दिमाग की जरूरत थी, भाग्य ने यह मौत का फरमान सुना दिया। जिन आंसुओं को मैंने अब तक रोक रखा था, वे आखिरकार बेकाबू होकर बह निकले। मैं मजबूत और दृढ़ हो सकती हूं, लेकिन जीवन की नाजुकता के सामने मैं सिर्फ एक कमजोर महिला थी। बुजुर्ग डॉक्टर ने धैर्यपूर्वक मेरे रोने के बंद होने का इंतजार किया। जब मैं थोड़ी शांत हुई तो उन्होंने धीरे से कहा, श्रीमती प्रिया, मुझे पता है कि यह एक बार झटका है, लेकिन अब चिकित्सा विज्ञान 5 साल पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़ चुका है। चूंकि इसका जल्दी पता चल गया है, ठीक होने की दर बहुत अधिक है। हम जल्द ही ट्यूमर को हटाने के लिए एक ऑपरेशन करेंगे, फिर बची हुई कैंसर कोशिकाओं को साफ करने के लिए कीमोथेरेपी करेंगे। आपको विश्वास रखना होगा, सकारात्मक सोचें। मैंने अपने आंसू पोंछे और खिड़की से बाहर देखा। आसमान अभी भी नीला था, सूरज अभी भी गर्म था और जीवन चल रहा था। मैं मर नहीं सकती, कम से कम अभी नहीं। अभी बहुत कुछ करना बाकी था। जिन लोगों ने मुझे और मेरे पिता को चोट पहुंचाई, वे अभी भी बाहर घूम रहे थे। मैं बस ऐसे ही नहीं मर सकती। इस झटके ने मुझे तो हाँ नहीं, इसके विपरीत इसने मुझे और मजबूत बना दिया। इसने मुझे सब कुछ खत्म करने का एक कारण और एक समय सीमा दे दी। मैंने फिर से डॉ. गुप्ता को देखा। मेरी नजरें दृढ़ हो गईं। धन्यवाद डॉक्टर, मैं ऑपरेशन कराऊंगी, लेकिन क्या आप मुझे 2 हफ्ते का समय दे सकते हैं? मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम पूरा करना है। सिर्फ 2 हफ्ते। डॉ. गुप्ता एक पल के लिए झिझके, लेकिन मेरी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प देखकर उन्होंने अंततः सिर हिला दिया। ठीक है, 2 हफ्ते, लेकिन उसके बाद आपको तुरंत भर्ती होना होगा। एक दिन की भी देरी नहीं हो सकती। याद रखें, आपकी जान सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाँ, मैं वादा करती हूं। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे दिमाग में एक नई, अधिक साहसी और तत्काल योजना बनने लगी। 2 हफ्ते। मेरे पास सब कुछ खत्म करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते थे। मेरी बदला लेने की योजना अब केवल संपत्ति वापस पाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ भी थी। एक जीवन और मृत्यु का जुआ जिसे मैं हार नहीं सकती थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। मीरा की लगातार डांट सुनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मैंने अपनी सेहत की अनदेखी की थी, जबकि वह मेरे लिए सेब छील रही थी।
मैं मन ही मन उस जीवन मृत्यु के जुए के हर कदम को व्यवस्थित कर रही थी जो अगले 2 हफ्तों तक चलने वाला था। उसी समय मेरे बेड साइड टेबल पर रखा टैबलेट जल उठा। रोहन का एक वीडियो कॉल। मेरा दिल तन गया। मैंने मीरा को चुप रहने का इशारा किया, एक गहरी सांस ली, अपने बाल संवारे और एक पीली लेकिन स्वाभाविक दिखने वाली मुस्कान के साथ स्वीकार करें बटन दबाया। रोहन का चेहरा दिखाई दिया। वह वास्तव में चिंतित लग रहा था, लेकिन अब मैं अच्छी तरह जानती थी उस भाव के पीछे चालाक गणना और पाखंड छिपा था। प्रिया, तुम ठीक हो? मुझे यह सुनकर बहुत सदमा लगा कि तुम ऑफिस में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ गंभीर तो नहीं? उसने चिंता भरे सवालों की झी लगा दी। मैंने धीरे से खांसा, अपने सीने को पकते हुए एक कमजोर मरीज का अभिनय किया। कुछ नहीं रोहन, बस बहुत ज्यादा थकान की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया था। कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाऊंगी, चिंता मत करो। मैं उसे कभी भी ट्यूमर के बारे में नहीं बताऊंगी। उसकी सहानुभूति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मुझे जरूरत थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह मेरी योजना को खराब कर देती। उसे यह सोचना था कि मैं अभी भी स्वस्थ और मूर्ख हूं जिसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। रोहन ने एक बनावटी राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का, मैं तो सच में डर गया था। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं दूर हूं इसलिए तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। बहुत बुरा लग रहा है। उसकी मीठी बातें सुनकर मुझे मिचली आ रही थी। बुरा लग रहा है। अगर उसे सच में बुरा लगता तो वह इस समय दुनिया के दूसरे कोने में किसी और औरत और उनके बच्चे की देखभाल नहीं कर रहा होता। कुछ खोखली बातों के बाद वह आखिरकार मुद्दे पर आया। ओ हाँ प्रिया, मुझे पता है कि तुम थकी हुई हो, लेकिन एक जरूरी काम है। मेरे असिस्टेंट ने जो डॉक्यूमेंट भेजे थे वो तुमने देखे? यहाँ के पार्टनर बहुत जोर दे रहे हैं। अगर हम जल्दी फैसला नहीं करते तो हम यह महानिवेश का मौका खो सकते हैं। यह हमारी कंपनी के भविष्य और हम दोनों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार भैये ने अपनी पूंछ दिखा ही दी। मैंने जानबूझकर अपनी भौहें सिकोई, थका हुआ होने का नाटक किया। शायद देखे थे, लेकिन कल से बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसलिए कुछ पा नहीं। अस्पताल से निकलने के बाद देखूंगी। अभी तो कुछ लिखा हुआ देखने से ही सिर घूम रहा है। रोहन के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की लकीर उभरी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। उसने फिर से फुसलाया, मुझे पता है तुम थकी हो, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो। बस आखिरी पन्ने पर एक हस्ताक्षर की जरूरत है। बाकी क्लॉज मैंने सब देख लिए हैं। कोई समस्या नहीं है। हमारे भविष्य के लिए थोड़ी हिम्मत करो, हमारे भविष्य के लिए। कभी मैं यह वाक्य सुनकर कितनी खुश होती थी, लेकिन अब यह घृणित लग रहा था। जिस भविष्य की वह बात कर रहा था उसमें स्पष्ट रूप से मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैं बाद में देखूंगी, मैंने थोड़ी नखरे वाली आवाज में जवाब दिया। एक तो तबीयत ऐसी है, ऊपर से काम की बातें। लगता है रोहन को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। नहीं नहीं प्रिया, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, रोहन ने जल्दी से फुसलाया। क्या मैं माँ जी को फोन करके कुछ दिनों के लिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेज दूं? उसने अपनी मां का नाम लेने की भी हिम्मत की। सचमुच एक उत्तम सहयोगात्मक नाटक। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, रहने दो, मीरा है यहाँ। माँ जी को इतनी दूर से आने में परेशानी होगी, उन्हें आराम करने दो। कुछ और निरर्थक संदेशों के बाद कॉल समाप्त हो गई। जैसे ही स्क्रीन अंधेरी हुई, मेरे होठों से मुस्कान गायब हो गई। मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। बीमारी के कारण नहीं, बल्कि थका देने वाले अभिनय के कारण रोहन अधीर हो रहा था। यह एक अच्छा संकेत था। मछली ने चारा खाना शुरू कर दिया था। मैं उसे थोगा और इंतजार कराऊंगी, उसे और बेचैन करूंगी। जितना बेचैन, उतनी ही आसानी से वह गलती करेगा। जब मैं अस्पताल में भर्ती थी और फिर घर पर आराम कर रही थी, मीरा व्यावहारिक रूप से मेरी देखभाल करने के लिए मेरे घर में शिफ्ट हो गई थी। मेरी सेहत की चिंता करने के बजाय वह मेरी मानसिक स्थिति के बारे में 10 गुना ज्यादा चिंतित थी। मुझे पीला और थका हुआ देखकर, लेकिन मेरी आंखों में हमेशा एक गणनात्मक चमक देखकर उसे दया आती थी। एक रात मीरा मेरे बगल में बैठी और गंभीरता से कहा, प्रिया, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई योजना है और मैं तुम्हारा समर्थन करती हूं, लेकिन तुम यह सब अकेले कैसे सहोगी? तुम्हें और मदद की जरूरत है। मेरे पास शर्मा अंकल हैं, मैंने जवाब दिया। शर्मा अंकल सिर्फ कानूनी तौर पर मदद कर सकते हैं।
बाकी का क्या? क्या तुमने नहीं सोचा जब सब कुछ सामने आएगा तो रोहन का परिवार मीडिया का इस्तेमाल करके तुम पर हमला करेगा, तुम्हें शिकार से अपराधी बना देगा। उनके पास पैसा और कनेक्शन है, वे ऐसा कर सकते हैं। मीरा के शब्दों ने मुझ पर ठंडे पानी की बौछार कर दी। सही है, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मैं सबूत इकट्ठा करने और संपत्ति की सुरक्षा पर इतनी केंद्रित थी कि मैं भूल गई कि इस लड़ाई में एक और युद्ध क्षेत्र है, जनमत। मुझे चुप देखकर मीरा ने आगे कहा, मेरा एक चचेरा भाई है, एक खोजी पत्रकार। उसका नाम समीर जोशी है। वह बहुत सक्षम है, सच्चाई का सम्मान करता है और पाखंडी लोगों से बहुत नफरत करता है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने तुरंत सिर हिला दिया। यह उस पहेली का टुका था जिसकी मैं तलाश कर रही थी। मुलाकात एक शांत गली में छिपे एक छोटे से कैफे में तय की गई। समीर जोशी मेरी कल्पना से ज्यादा युवा लग रहा था। वह लंबा, दुबला, काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए था और उसकी नजरें बहुत तेज थीं। जब मैंने उसे अपनी कहानी संक्षेप में, बिना किसी अतिशयोक्ति या भावुकता के, केवल तथ्यों के साथ बताई तो वह काफी देर तक चुप रहा। श्रीमती प्रिया, उसने आखिरकार बोलना शुरू किया, अगर आपकी कहानी सच है तो यह सिर्फ एक पारिवारिक घोटाला नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने का आर्थिक अपराध है। चैरिटी फाउंडेशन के धन का गबन, संपत्ति को विदेश ले जाने के लिए फर्जी कंपनियों की स्थापना। सिर्फ इन आरोपों से ही आपका पति बहुत लंबे समय तक जेल में रह सकता है। मैं जानती हूं और मेरे पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मैंने दृढ़ता से कहते हुए उसे एक यूएसबी दी। इसमें उसका एक हिस्सा है जो मेरे पास है। कृपया रोहन द्वारा स्थापित फर्जी कंपनियों और विदेश में उसके धन के हस्तांतरण के प्रवाह की और गहराई से जांच करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयार रहें। नियत दिन पर सब कुछ सभी मीडिया में एक साथ विस्फोट होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि उसके और उसके पूरे परिवार के पास इनकार करने का कोई मौका न बचे। समीर जोशी ने वह यूएसबी ले ली। उसकी आंखें एक बहे मामले को संभालने वाले पत्रकार के उत्साह से चमक उठीं। चिंता न करें मैडम, मुझे ऐसी कहानियां पसंद हैं। न्याय होना चाहिए। मैं जल्द ही शुरू करूंगा। हम मीरा के माध्यम से संपर्क में रह सकते हैं। समीर की मदद से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बाघ को पंख मिल गए हों। लेकिन मैं जानती थी कि रोहन के परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए मुझे उस चीज पर हमला करना होगा जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा। और मैंने अपने पिता के एक पुराने संपर्क के माध्यम से एक घातक कमजोरी पाई। श्री शर्मा ने मेरे ससुर के बारे में एक चौंकाने वाला रहस्य खोज निकाला था। मेरी सास से शादी करने से पहले उनका श्रीमती नलिनी देवी नाम की एक महिला के साथ गहरा प्रेम संबंध था। उन्होंने उस महिला को गर्भवती होने पर छोड़ दिया था ताकि वे एक अधिक प्रतिष्ठित परिवार की मेरी सास से शादी कर सकें। उस बच्चे का अंततः गर्भपात हो गया। दशकों तक श्रीमती नलिनी एक पुराने अपार्टमेंट में अकेली रहती थीं। मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। उस दोपहर हल्की बारिश हो रही थी। मैंने वह पुराना अपार्टमेंट ढूंढ लिया जहां श्रीमती नलिनी रहती थीं। जिस महिला ने दरवाजा खोला उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी साफ और सुंदर थीं। उसने मुझे संदेह से देखा। मैंने सीधे बात की, नमस्ते मैडम, मैं प्रिया मेहरा हूं, श्री हरिलाल कपूर की बहू। उस नाम को सुनकर श्रीमती नलिनी के चेहरे का भाव बदल गया। वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी, लेकिन मैंने जल्दी से उसे अपने हाथ से रोक लिया। एक मिनट रुकिए मैडम, मैं किसी बुरे इरादे से नहीं आई हूं। मैं भी उस परिवार के धोखे का शिकार हूं। मैं सिर्फ अपने लिए और शायद आपके लिए भी न्याय चाहती हूं। शायद मेरी आंखों की सच्चाई ने उनके दिल को पिघला दिया। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। उनका घर छोटा लेकिन करीने से सजा हुआ था। जब मैं अपनी कहानी सुना रही थी, श्रीमती नलिनी बस चुप रहीं। कभी कभी अपने गालों पर बहते आंसू पोंछ लेती थीं। मेरी कहानी खत्म होने के बाद उन्होंने एक पुराना लकी का बक्सा खोला और कुछ पीले पचुके पत्रों का एक ढेर और कुछ श्वेत श्याम तस्वीरें निकाली। यही सब कुछ है जो उसने मेरे लिए छोड़ा था, उन्होंने कहा। शाश्वत प्रेम की कसमें, एक खुशहाल भविष्य के वादे। अंत में जो बचा वह सिर्फ छोए जाने का दर्द था। उन्होंने वे चीजें मुझे सौंप दी, ले जाओ। अगर यह उसका असली चेहरा उजागर करने में मदद कर सकता है तो मेरे दशकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने वह विरासत भारी मन से स्वीकार की।
मैंने उन्हें धन्यवाद देने के लिए गहराई से झुकी और उनके घर से निकल गई। बाहर बारिश रुक चुकी थी। मेरे ससुर के प्रेम पत्रों के साथ मैं जानती थी कि मुझे एक और तेज हथियार मिल गया है। मैं न केवल रोहन को सामाजिक रूप से नष्ट करूंगी, बल्कि उस पाखंड के नकाब को भी फाड़ दूंगी जिसे उसके पूरे परिवार ने दशकों से पहन रखा था। अगले दिन मुझे डॉ. गुप्ता का फोन आया। बायोप्सी के परिणाम आ गए थे। मैं अकेले ही कार चलाकर अस्पताल गई। अजीब तरह से मेरा दिल शांत था। मैं सबसे बुरे का सामना करने के लिए तैयार थी। और जब डॉ. गुप्ता ने चिंतित चेहरे के साथ अपने प्रारंभिक निदान की पुष्टि की, पेट का एडेनोकार्सिनोमा, प्रारंभिक चरण, मैंने बस सिर हिलाया। कोई आंसू नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक ठंडी और स्पष्ट वास्तविकता। घई ने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। 14 दिन। उस रात मैंने मीरा को बताया। मैं इसे अब और नहीं छिपा सकती थी। विला के शांत लिविंग रूम में मैंने उसे लैब रिपोर्ट दिखाई। उसने कागज को देखा, फिर मुझे देखा। उसकी आंखें भ्रम और अविश्वास से भरी थीं। यह संभव नहीं है, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया, ये जरूर गलत है ना? अस्पताल से कोई गलती हुई होगी। उसने कागज को मरोगा और रोने लगी। तुम्हें तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी सेहत सबसे पहले है। भा में जाए वो बदमाश, भा में जाए कंपनी, तुम्हें पहले जीना होगा। मैंने उसका कांपता हुआ हाथ मीरा, मेरी बात सुनो। मैं ऑपरेशन कराऊंगी। मैंने डॉक्टर से वादा किया है, लेकिन अभी नहीं। क्यों? वह गुस्से से चिल्लाई। अभी क्यों नहीं? तुम अपनी जान से खेल रही हो। तुम्हें होश है भी? क्योंकि मुझे होश है। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। मेरी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी। क्योंकि मुझे होश है, इसीलिए मैं इस हाल में ऑपरेशन टेबल पर नहीं लेट सकती। मीरा, मेहरा ग्रुप सिर्फ संपत्ति नहीं है। यह मेरे पिता की जीवन भर की मेहनत का फल है। मैं इसे उस बदमाश के हाथों में नहीं जाने दे सकती जिसने मुझे धोखा दिया और मेरे पिता के नाम पर बने फाउंडेशन के फंड को अपनी प्रेमिका पर खर्च करने के लिए गबन किया। अगर ऑपरेशन टेबल पर मुझे कुछ हो गया तो रोहन मेरी संपत्ति का एक हिस्सा का कानूनी वारिस बन जाएगा। वह इसका इस्तेमाल कंपनी पर कब्जा करने के लिए करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं शांति से मर भी नहीं पाऊंगी। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, बजाय इसके कि मेरे पिता की विरासत उस जैसे व्यक्ति द्वारा कलंकित हो। मेरे शब्दों की दृढ़ता ने मीरा को चुप करा दिया। उसने मुझे देखा और शायद पहली बार उसने मेरी आंखों में जलती हुई आग देखी। अंधी नफरत की आग नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सुरक्षा की आग। मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, मैंने धीमी आवाज में कहा। इन 2 हफ्तों में मुझे सब कुछ खत्म करना है। मुझे रोहन को वापस बुलाना होगा। उसे उन कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए फांसाना होगा जो उसके सभी अधिकारों को छीन लेंगे। जब मेरे शेयर सुरक्षित हो जाएंगे तो मैं शांति से ऑपरेशन रूम में जाऊंगी। परिणाम जो भी हो, मैंने एक बेटी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली होगी, समझी? मीरा ने बस मुझे कसकर गले लगा लिया और सिसकने लगी। मैंने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। मैं जानती थी कि वह मुझसे प्यार करती है और मेरी चिंता करती है, लेकिन इस जुए की मेज पर सिर्फ मैं ही खेल सकती थी। यह मेरे जीवन और मेरे पिता की विरासत के साथ एक जीवन और मृत्यु का जुआ था, और मेरे पास जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस रात मीरा के सो जाने के बाद मैं पिताजी के स्टडी रूम में अकेली बैठी थी। मैंने एक दराज खोली और उनकी एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में पिताजी एक दोस्ताना और गर्मजोशी भरी नजर के साथ उज्जवल रूप से मुस्कुरा रहे थे। मैंने तस्वीर में उनके चेहरे को सहलाया। पापा, मेरी ताकत, मुझ पर विश्वास करो। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मेहरा ग्रुप, आपने जो कुछ भी छोड़ा है, मैं उसकी रक्षा करूंगी, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इस जीवन मृत्यु के जुए में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम मेहरा ग्रुप के दिल को सुरक्षित करना था। वे शेयर जो मेरे पिता ने मुझे विरासत में दिए थे, अगर रोहन उन्हें हाँपने में कामयाब हो गया तो बाकी सब कुछ बेमानी हो जाएगा। मैं इस मामले में उसका सीधे सामना नहीं कर सकती थी। उसे मेरे कानूनी पति होने का फायदा था। मुझे एक ऐसे चौंकाने वाले कदम की जरूरत थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी। अगली सुबह मैंने श्री शर्मा के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था की। स्थान ऑफिस या लॉ फर्म नहीं था, बल्कि लोनावाला में एक विला था जो कभी मेरे पिता का था। मेहमान सिर्फ 3 लोग थे। श्री सुरेश माथुर, फैक्ट्री निदेशक जो शुरू से ही पिता के साथ थे, श्रीमती विमला जैन, वित्त प्रमुख जो अपनी ईमानदारी और सटीकता के लिए जानी जाती थीं,
और श्री रमेश गुप्ता, लॉजिस्टिक्स प्रमुख, जो वफादार और दृढ़ थे। वे न केवल महत्वपूर्ण शेयरधारक थे, बल्कि वे सम्मानित वरिष्ठ भी थे जिन्होंने मुझे वहां होते देखा था। जब तीनों पहुंचे तो वे सभी चिंतित लग रहे थे। उन्होंने मेरे बेहोश होने की खबर सुनी थी और सोचा था कि मैंने उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बुलाया है। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा, चाय परोसी और फिर सीधे मुद्दे पर आई। आप सभी को मैंने आज इसलिए बुलाया है क्योंकि मेहरा ग्रुप के जीवन और मृत्यु से जुड़ा एक मामला है। मैंने अकाट्य सबूत मेज पर रखे। अमेरिका में रोहन और उसकी प्रेमिका की तस्वीरें, चैरिटी फाउंडेशन से निकाले गए करोड़ों के लेन देन की रिपोर्ट और अंत में मेरे 20% शेयरों के हस्तांतरण के परिशिष्ट के साथ नकली ऑडिट फॉर्म। तीनों के चेहरे बदल गए। चिंता की जगह आश्चर्य, फिर क्रोध ने ले ली। श्री माथुर, जो सबसे अधीर थे, ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। घटिया इंसान। विक्रम साहब ने उस पर इतना भरोसा किया, यहां तक कि अपनी इकलौती बेटी भी उसे दे दी, लेकिन उसने यह घिनौना काम करने की हिम्मत की। वह एक दिन भी मेहरा ग्रुप में रहने के लायक नहीं है। श्रीमती जैन शांत थीं, लेकिन उनकी तेज आंखों में एक ठंडी चमक थी। यह बहुत ही चालाक और नीच तरीका है। उसने निश्चित रूप से इसे बहुत पहले से योजना बनाई होगी। अगर प्रिया ने इसे समय पर नहीं पहचाना होता तो मेहरा ग्रुप का मालिक शायद बदल गया होता। मैंने उनके गुस्से के थोड़ा शांत होने का इंतजार किया और फिर अपनी योजना बताई। मैं जानती हूं कि रोहन इस योजना को नहीं छोड़ेगा। मैं जल्द ही इलाज के लिए लंबी छुट्टी पर जाऊंगी। उस दौरान मैं पिताजी की विरासत को खतरे में नहीं डाल सकती। इसलिए मेरी एक गुजारिश है जो शायद बहुत जोखिम भरी है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं एक पल के लिए रुकी, उनकी आंखों में एक एक करके देखा। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूं कि आप अस्थायी रूप से मेरे 30% मेहरा ग्रुप के शेयरों को श्री शर्मा की देखरेख में एक कानूनी ट्रस्ट समझौते के रूप में रखें। इस तरह मेरे शेयर अब रोहन का निशाना नहीं रहेंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, कंपनी की मुख्य शक्ति उन लोगों के हाथों में रहेगी जो पिताजी के प्रति सबसे वफादार हैं। तीनों चुप हो गए। वे इस मामले की गंभीरता को समझ गए थे। इतने सारे शेयर स्वीकार करना सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि एक बब्बी जिम्मेदारी भी थी जो जोखिमों से भरी थी। उसी समय श्री शर्मा आगे आए और ट्रस्ट समझौते के कानूनी प्रावधानों को विस्तार से समझाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ पारदर्शी और दोनों पक्षों के लिए सुरक्षित होगा। काफी देर सोचने के बाद श्री गुप्ता, जो सबसे शांत थे, पहले बोले, एक बार स्वर्गीय विक्रम साहब ने हमसे कहा था, मेहरा ग्रुप उनकी जान है और प्रिया उनका दिल है। अब उनकी जान और दिल दोनों खतरे में हैं। हम सब उनके आभारी हैं। हमारे लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का कोई कारण नहीं है। श्री माथुर और श्रीमती जैन ने एक साथ सिर हिलाया। ठीक है, हम इसे रखेंगे। प्रिया, चिंता मत करो, तुम बस अपने इलाज पर ध्यान दो। हम यहाँ हैं। हम उस बदमाश रोहन को मेहरा ग्रुप की एक घास को भी छूने नहीं देंगे। मेरे आंसू लगभग बह निकले, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। मैं उठी और उन तीनों के सामने गहराई से झुकी। धन्यवाद, आप सभी का यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। ट्रस्ट समझौता उसी समय हस्ताक्षरित हो गया। जब मैंने हस्ताक्षरित अनुबंध को अपने हाथों में लिया तो ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। मेरे पिता की विरासत की रक्षा के लिए पहली और सबसे मजबूत रक्षा दीवार खड़ी हो गई थी। अब मैं शांति से अगले चरण में कदम रख सकती थी। जाल बिछाना और उस बई मछली के खुद जाल में तैरकर आने का इंतजार करना। मेहरा ग्रुप की रक्षा दीवार मजबूत होने के बाद मैंने जाल बिछाना शुरू कर दिया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मुझे तेजी से और दृढ़ता से काम करना था। नकली दिवालियापन का नाटक आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मैंने जो पहली चीज की वह यह थी कि मैंने जानबूझकर खुद को थका हुआ दिखाया। मुझे अभिनय करने की भी जरूरत नहीं थी। मेरे शरीर की बीमारी, बिना सोए रातें और असाधारण तनाव ने मेरे चेहरे पर थकान और कमजोरी उकेर दी थी। मैंने मेकअप नहीं किया। अपने दुबले होते शरीर को छिपाने के लिए गहरे रंग के और ढीले सूट चुने। जब भी मैं ऑफिस जाती, मैं भारी कदमों से चलती। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे होते और मेरी नजरें खाली होती। हमेशा ऊर्जावान रहने वाली महिला डायरेक्टर की छवि एक भारी बोझ से दबी हुई महिला से बदल गई थी। इसके बाद मैंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। खुलकर नहीं, बस सही समय पर सही व्यक्ति से अनजाने में कहे गए कुछ शब्दों के माध्यम से। कुछ पुराने व्यापारिक सहयोगियों के साथ एक लंच पर
जो गपशप के लिए जाने जाते थे। मैंने अनजाने में शिकायत की कि यूरोप के साथ एक बाह्य अनुबंध मुश्किल में पहा गया है, जिससे कंपनी के नकदी प्रवाह पर गंभीर असर पहा है। दुखी चेहरे के साथ मैंने कहा कि मैं इधर उधर से कर्ज लेने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है, बस इतना ही। और मेहरा ग्रुप के वित्तीय संकट में होने की अफवाह व्यापार जगत में तेजी से फैल गई। इसकी सच्चाई को और बहाने के लिए श्रीमती जैन की देखरेख में मैंने वित्त विभाग को कुछ छोटे आपूर्तिकर्ताओं को कुछ गैर महत्वपूर्ण भुगतानों में देरी करने का आदेश दिया। बेशक श्रीमती जैन ने चुपचाप उनसे मुलाकात की थी, स्थिति समझाई थी और उनके अधिकारों का आश्वासन दिया था, लेकिन बाहरी लोगों के लिए यह एक स्पष्ट संकेत था कि मेहरा ग्रुप के पास पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका विला की बिक्री थी। मैंने शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट एजेंट को फोन किया और उनसे हमारे विला को बाजार मूल्य से लगभग 30% कम कीमत पर जल्दी बेचने के लिए कहा। मैंने इस शर्त पर जोर दिया कि मुझे कंपनी की समस्या को हल करने के लिए इसे 2 सप्ताह के भीतर बेचना है। एक संभ्रांत इलाके में एक आलीशान विला के पौने दाम पर बिकने की खबर ने तुरंत उच्च वर्ग और प्रॉपर्टी न्यूज वेबसाइटों को हिला दिया। हर कोई यह मानने लगा कि स्वर्गीय श्री विक्रम मेहरा की बेटी अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए अपनी आखिरी संपत्ति बेच रही है। सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। कंपनी के कर्मचारी फुसफुसाने लगे थे, काम का माहौल उदास हो गया था। कुछ ने तो नई नौकरी की तलाश भी शुरू कर दी थी। प्रतिस्पर्धी कंपनियां खुशी मना रही थीं और मैं इस तूफान के बीच बाहर से पीड़ित होने का भाव दिखा रही थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब तरह की शांति थी। चारा फेंक दिया गया था, जाल बिछा दिया गया था। अब बस सबसे लालची और मूर्ख मछली के खुद ब खुद कूद कर आने का इंतजार था। दिन ब दिन मेरे पेट का दर्द मुझे याद दिला रहा था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं डरी नहीं थी, मैं बस चिंतित थी। उसे वापस आना होगा, उसे वापस आना होगा। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पा। विला की बिक्री की खबर फैलने के 3 दिन बाद आधी रात को मेरी सास का फोन आया। मैंने जानबूझकर इसे देर तक बजने दिया और फिर नींद और थकान भरी आवाज में जवाब दिया। हेलो, कौन? प्रिया, मैं मां बोल रही हूं। तुम क्या कर रही हो? यह क्या अफवाह है कि तुम घर बेच रही हो, और वह भी लगभग मुफ्त में? तुम पागल हो गई हो? दूसरी तरफ से उनकी आवाज तेज और घबराई हुई थी। मैं एक पल के लिए चुप रही और फिर सिसकने लगी। माँ जी, प्रिया को माफ कर दो। माफ करो, माफ करने से कुछ नहीं होगा। मुझे समझाओ कि क्या हुआ है। क्या कंपनी सच में मुश्किल में है? मैंने वह नाटक शुरू किया जो मैंने तैयार किया था। यूरोपीय अनुबंध का रद्द होना, पार्टनर द्वारा हर जाने का मुकदमा, बैंक से कर्ज चुकाने का दबाव। मैंने इसे सिसकियों के साथ बताया। मैंने एक विशाल समूह के पतन के कगार पर होने की एक धूमिल तस्वीर पेश की। सब कुछ मेरे अकुशल प्रबंधन के कारण। यह सब मेरी गलती है, मैं सिसकी। पापा के जाने के बाद रोहन दूर काम पर है। मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकी। मैंने पापा की जीवन भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। माँ जी, अगर यह घर नहीं बिका तो मैं कर्मचारियों का वेतन या अनुबंध का हर्जाना भी नहीं दे पाऊंगी। शायद मुझे दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ेगा, माँ जी। दूसरी तरफ मैं उनकी हाँफती हुई सांसें सुन सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे शब्दों ने उनके सबसे बड़े डर को सीधे चोट पहुंचाई है। पैसे खोना, मेहरा ग्रुप नाम की सोने की मुर्गी, उनके परिवार के लिए असीमित एटीएम मशीन। दिवालिया? क्या बकवास है, नहीं हो सकता। वह चिल्लाई। वहीं रुको, मैं रोहन को बताती हूँ। उसे तुरंत घर आना होगा, उसे कंपनी को बचाना होगा। उन्होंने अचानक फोन काट दिया। मैंने फोन नीचे रखा, अपने नकली आंसू पोंछे। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। यह मेरी कल्पना से भी आसान था। उनका लालच और मूर्खता मेरे सबसे अच्छे सहयोगी थे। जैसा कि अपेक्षित था, लगभग 1 घंटे बाद मेरा फोन फिर बजा। इस बार रोहन था। उसकी आवाज भी चिंता और थोड़ी फटकार से भरी हुई थी। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? कंपनी इस हाल में कैसे पहुंच गई? मैंने कितनी बार कहा है, अगर कोई समस्या हो तो मुझसे बात करो। मैंने एक कमजोर और अक्षम पत्नी की भूमिका निभाना जारी रखा। माफ करना रोहन, मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा मैं इसे खुद संभाल लूंगी। माफ करना, बस अब रोना बंद करो। उसने मुझे टोका। उसकी आवाज अधीर लग रही थी, लेकिन अभी भी सांत्वना देने का नाटक कर रही थी। कोई बेवकूफी मत करना, वह घर मत बेचना और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर मत करना, समझी?
मैं तुरंत घर आ रहा हूं। मैंने टिकट बुक कर लिया है, परसों सुबह पहुंचूंगा। मेरे आने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस चुपचाप मेरा इंतजार करो। सच में रोहन? मैंने आशा और कृतज्ञता भरी आवाज में पूछा। तुम सच में घर आ रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूं, चिंता मत करो। उसने फोन काट दिया। मैं अंधेरे में चुपचाप बैठी रही। मछली ने चारा निगल लिया था। सिर्फ निगला ही नहीं, बल्कि बिना जाने समझे कांटे की ओर पागलों की तरह दौड़ी थी। यह वापसी की उघान उसके विनाश का एक तरफा टिकट होगी। स्वागत है मेरे प्यारे पति, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर मौत का फरमान तैयार किया है। 2 दिन बाद एक ठंडी सुबह रोहन वापस आ गया। मैं उसे एयरपोर्ट पर लेने गई। मैंने जानबूझकर एक ढीला ग्रे रंग का ड्रेस पहना था, बिना मेकअप के। अपनी थकान और आंखों के काले घेरों को स्पष्ट रूप से दिखने दिया। जब रोहन आगमन द्वार से बाहर निकला तो वह लंबी उघान के कारण थका हुआ लग रहा था, लेकिन एक उद्धारकर्ता के अहंकार को छिपा नहीं सका। उसने मेरे पहनावे को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर दया और झुंझलाहट के मिले जुले स्वर में कहा, अपनी हालत तो देखो, एक घर भी ठीक से नहीं संभाल सकती। उसने अभिवादन के बजाय फटकार लगाई, अपना सूटकेस खींचते हुए। मैंने एक दोषी पत्नी की भूमिका पूरी तरह से निभाई, अपना सिर झुका लिया। माफ करना, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। घर वापसी के रास्ते में रोहन कंपनी की स्थिति के बारे में पूछता रहा। मैंने संकट की स्थिति को विस्तार से समझाया। तार्किक रूप से तैयार किया गया काल्पनिक नुकसान, दुखी होकर वर्णित की गई कठिनाइयों का ढेर। रोहन जितना सुनता गया उतना ही वह खुद को श्रेष्ठ महसूस करने लगा। वह मेरी गलतियों का विश्लेषण करने लगा, मुझे उपदेश देने लगा और खुद की तारीफ करना नहीं भूला। देखा, मैं बस कुछ हफ्ते दूर था और यह हाल हो गया। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मेरी बात सुनो। घर पहुंचते ही उसने अपना जैकेट सोफे पर फेंका और सीधे मुद्दे पर आया। अब मुझे विशिष्ट स्थिति बताओ। कर्ज कितना है? क्या धन जुटाने का कोई तरीका है? यह वह क्षण था जब मैंने निर्णायक चारा फेंका। मैंने वह मोटी फाइल निकाली जो श्री शर्मा ने तैयार की थी और उसे मेज पर रख दिया। यह देखो, मैंने कमजोर आवाज में कहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। एक निवेश फंड है, हैनहोफन, जो हमें इस मुश्किल से निकलने के लिए एक बब्बी रकम उधार देने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्तें बहुत सख्त हैं। उन्हें संपत्ति की गारंटी चाहिए और तुम्हें वाइस डायरेक्टर के रूप में मुख्य गारंटर बनना होगा। रोहन ने वह फाइल झपट ली और सरसरी तौर पर उसे पुढ़ने लगा। दस्तावेज बहुत पेशेवर बनाया गया था, जिसमें दर्जनों पन्ने, जटिल क्लॉज और कठिन वित्तीय शब्द थे जिन्हें श्री शर्मा ने जानबूझकर उसे भ्रमित करने के लिए डाला था। हण पुनर्गठन, गारंटी समझौता, संपत्ति गिरवी समझौता। रोहन बे बे शीर्षक बुदबुदा रहा था। उसने केवल सामने के हिस्से को सरसरी तौर पर पा, जिसमें उचित दिखने वाले ठण के क्लॉज थे, और सबसे पीछे के परिशिष्टों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे क्या मांग रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आंखें अभी भी दस्तावेज पर थीं। हमारी सारी संयुक्त संपत्ति, यह विला, कारें और बचत खाते हण के लिए गारंटी के रूप में रखने होंगे, मैंने दुखी भाव से कहा। और सद्भावना और प्रबंधन क्षमता को साबित करने के लिए तुम्हें एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि तुम इस होड़ के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो। सबसे बुरे मामले में तुम्हें स्वेच्छा से सभी गारंटीकृत संपत्तियों का प्रबंधन छोड़ना होगा और उन्हें ठंड चुकाने को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि यह उनके निवेश को सुरक्षित करने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। रोहन ने अपनी भौहें सिकोई, सोच रहा था। लालच और अति आत्मविश्वास ने उसकी समझ को पंगु बना दिया था। उसकी आंखों में उसे केवल सामने एक विशाल हर्ण राशि और मेहरा ग्रुप को बचाने और इस तरह पूरी सत्ता हपने का अवसर दिख रहा था। उसने सोचा कि उस पैसे से वह आसानी से कंपनी को फिर से खगा कर सकता है, इसलिए यह गारंटीकृत संपत्ति कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा उसे विश्वास था कि मैं, उसकी कमजोर और अक्षम दिखने वाली पत्नी, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगी। ठीक है, उसने कुछ मिनट बाद दृढ़ता से कहा, जब तक कंपनी को बचाने के लिए पैसा है, इस तरह की संपत्ति तो हम बाद में कई गुना कमा लेंगे। पेन दो। कांपते हाथों से मैंने वह मोंटेब्लैंक पेन दिया जो मेरे पिता ने मुझे उपहार में दिया था। मैंने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अनुबंध, समझौते और घोषणा पत्र के हर पन्ने पर अपना नाम हस्ताक्षर करते देखा। उन कानूनी दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर
जो वास्तव में उसके भविष्य के मौत के फरमान थे, स्पष्ट और मजबूत दिख रहे थे, जैसे उसकी असीमित मूर्खता और लालच को साबित कर रहे हों। जब उसने पेन नीचे रखा तो मैंने लगभग अपनी सांस रोक ली। सब कुछ हो गया, जाल बंद हो गया था। अच्छा है, उसने संतुष्टि के साथ कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। अब मैं यहां हूं, तुम आराम करो। मैंने चुपचाप सिर हिलाया, उस फाइल को समेटा। उसके हस्ताक्षर से अभी भी गर्म कागज मेरे हाथों में ठंडा महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि उसने सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए एक टिकट पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि उसने अभी अभी उस कागज पर हस्ताक्षर किए थे जो उसे जिंदा दफन कर देगा। रोहन के लौटने के एक हफ्ते बाद मैं अस्पताल में भर्ती हो गई। ऑपरेशन की तारीख अगले हफ्ते सोमवार सुबह तय की गई थी। इस जीवन मृत्यु के जुए के आखिरी 10 दिन मैंने श्री शर्मा, समीर जोशी और अपने वफादार सहयोगियों के साथ सभी अंतिम तैयारियों को पूरा करने में बिताए। सब कुछ तैयार था, बस नियत दिन का इंतजार था। उस सुबह मुंबई का आसमान बादलों से घिरा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मीरा मुझे सुबह सुबह अस्पताल ले आई। कमरे में मरीज के कपड़े बदलने के बाद अजीब तरह से मेरा दिल हल्का महसूस हुआ। वह भारी बोझ जो अब तक मुझे दबा रहा था, जैसे जल्द ही उठने वाला था। मैंने मीरा का हाथ पका और आखिरी संदेश दिया। मीरा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज विक्रम मेहरा फाउंडेशन का अच्छे से ध्यान रखना। इसका फिर से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बकवास मत करो, मीरा ने टोका। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ऑपरेशन जरूर सफल होगा, मैं बाहर इंतजार करूंगी। मैं मुस्कुराई, मुझे भी यही विश्वास है, लेकिन ऑपरेशन रूम में जाने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम एक मैसेज भेजो। मैंने उसे श्री शर्मा का नंबर दिया। उसका संदेश था, शुरू करें। जब मैं स्ट्रेचर पर ऑपरेशन रूम की ओर ले जाई जा रही थी, मैंने रोहन को गलियारे के अंत में खजे देखा। शायद वह अंत तक एक वफादार पति की अपनी भूमिका निभाने आया था। वह पास आया, मेरा हाथ पका और एक चिंतित चेहरा बनाया। हिम्मत रखना प्रिया, बाहर का सब कुछ मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, बस अपने इलाज पर ध्यान दो। मैंने उसकी आंखों में सीधे एक गहरी नजर से देखा जिसे वह कभी नहीं समझ पाएगा। हाँ, सब कुछ मैं तुम पर छोड़ रही हूं, रोहन। ऑपरेशन रूम का भारी दरवाजा बंद हो गया, मुझे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। ऑपरेशन लाइट की चकाचौंध मेरी आंखों में चुभी और एनेस्थीसिया की गंध फैलने लगी। जब मेरी चेतना धीरे धीरे धुंध में डूब रही थी, मैं जानती थी कि बाहरी दुनिया में एक भयानक तूफान अभी शुरू हुआ है। उसी समय अपने कानूनी कार्यालय में श्री शर्मा को मीरा का संदेश मिला। उन्होंने शांति से फोन का रिसीवर उठाया और 2 कॉल किए। पहला, अदालत में तैयार कानूनी टीम को मुकदमा दर्ज करने के लिए। दूसरा, समीर जोशी को खबर जारी करने के लिए। तुरंत न्याय और मीडिया के पहिए घूमने लगे। दक्षिण मुंबई की एक अदालत में एक मोटी तलाक की याचिका दायर की गई, जिसमें रोहन कपूर पर धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग और व्यभिचार के आपराधिक आरोप लगाए गए। सभी सबूत संलग्न थे। अमेरिका से तस्वीरें और वीडियो, बैंक लेन देन का इतिहास और निश्चित रूप से रोहन द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित ठण पुनर्गठन अनुबंध। मेहरा ग्रुप के मुख्यालय में रोहन मेरे पिता की ऑफिस की कुर्सी पर अहंकार से बैठा था, एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। वह पुनर्गठन और सत्ता अधिग्रहण की घोषणा करने के लिए एक आपातकालीन निदेशक मंडल की बैठक की योजना बना रहा था। अचानक उसके ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और वर्दीधारी पुलिस अंदर आई। प्रमुख अन्वेषक ने दृढ़ चेहरे के साथ कहा, श्री रोहन कपूर, हम पुलिस से हैं। आपकी पत्नी श्रीमती प्रिया मेहरा की रिपोर्ट के संबंध में आपसे पूछताछ के लिए आपको हिरासत में लिया जा रहा है। कृपया हमारे साथ चलें। रोहन जम गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आपका क्या मतलब है? जरूर कोई गलती हुई है, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। उसी समय उसका फोन पागलों की तरह बज रहा था। स्क्रीन पर ऑनलाइन समाचार साइटें एक साथ चौंकाने वाली सुर्खियां दिखा रही थीं। मेहरा ग्रुप के वाइस डायरेक्टर पर अफेयर और करोड़ों के फंड गबन का मामला। लेखों के साथ उसकी प्रेमिका और उसके परिवार की कैलिफोर्निया में स्पष्ट तस्वीरें थीं। अन्य लेखों में विदेश में उसकी संपत्ति के हस्तांतरण, उसकी फर्जी कंपनियों और यहां तक कि उसके पिता द्वारा अतीत में किए गए विश्वासघात का भी पर्दाफाश किया गया था। तूफान इतनी तेजी से और अचानक आया कि उसे तैयारी का समय ही नहीं मिला।
उसके और उसके परिवार के नाम पर सभी बैंक खाते जांच के लिए फ्रीज कर दिए गए। उसे देश छोड़ने से रोकने का आदेश जारी किया गया। सब कुछ एक पल में ढह गया। रोहन अपने ऑफिस के बीच में स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर फट पा। वह एक जंगली जानवर की तरह दहागा अपनी मेज पर रखी हर चीज को नीचे गिरा दिया। उसे एहसास हुआ कि यह एक जाल था, उसकी पत्नी द्वारा बिछाया गया एक उत्तम जाल, जिसे वह हमेशा कम आंकता रहा। और उस समय मैं ऑपरेशन टेबल पर अपनी जान के लिए ला रही थी। ऑपरेशन रूम के बाहर लाल बत्ती अभी भी जल रही थी, यह संकेत देते हुए कि लड़ाई अभी भी जारी है। बाहर उन लोगों की दुनिया जिन्होंने मुझे धोखा दिया था आग में जल रही थी, और यह तो बस शुरुआत थी। मैं एक लंबी गहरी नींद से जागी। कीटाणुनाशक की जानी पहचानी गंध आ रही थी, लेकिन इस बार यह घुटन भरी नहीं थी। सुबह की गर्म धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, हवा में नाचते धूल के महीन कणों को रोशन कर रही थी। मेरे ऑपरेशन के घाव में दर्द था, लेकिन मेरा दिमाग अजीब तरह से साफ और हल्का था। मीरा बिस्तर के बगल में सो रही थी, उसका हाथ अभी भी मेरा हाथ कसकर पके हुए था। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और डॉ गुप्ता एक दोस्ताना मुस्कान के साथ अंदर आए। उन्होंने मॉनिटर पर अंकों की जांच की और फिर मुझे देखा। सुप्रभात बहादुर महिला, बधाई हो, ऑपरेशन बहुत सफल रहा। ट्यूमर को पूरी तरह से हटा दिया गया है और आसपास के लिम्फ नोड्स भी साफ हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली है। मेरे गाल पर एक गर्म आंसू की बूंद लुक गई। इस बार यह दर्द या बदले का आंसू नहीं था, यह राहत और पुनर्जन्म का आंसू था। मैं जीत गई, मैं अपनी जिंदगी वापस पाने की लड़ाई में जीत गई। मेरे ठीक होने के दौरान बाहरी दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो गई थी। जो तूफान मैंने खा किया था उसने रोहन के परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। कुछ भी नहीं छोड़ा था। हर दिन मीरा मुझे जीत की भावना से भरी आवाज में खबरें देती थी। पता है प्रिया, वो बदमाश रोहन जांच के लिए हिरासत में है। कहते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में एक जानवर की तरह हंगामा कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शर्मा अंकल के सबूत बहुत मजबूत हैं, वो बच नहीं सकता। उसके माता पिता ने अपने दशकों से बनाए सभी संपर्कों का इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन किसी ने भी मदद करने की हिम्मत नहीं की। यह मामला अब सार्वजनिक हो चुका है। कौन बेवकूफ होगा जो इसमें दखल देना चाहेगा जब मीडिया इसे इतनी जोर शोर से दिखा रहा है। मैं बस चुपचाप होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ सुनती रही। मैं यही चाहती थी। मैं चाहती थी कि वे उस बेबसी और दुनिया द्वारा छोए जाने की भावना को महसूस करें जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था। और सुनो, मीरा ने आगे कहा, उनकी संपत्ति, बचत, घर, जमीन से लेकर शेयरों तक सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है। उनका महल जैसा घर सील कर दिया गया है। तुम्हारी दोनों ननदें फूट फूट कर रो रही थीं और अपने ससुराल भाग गईं, लेकिन मैंने सुना है कि वहां उनके ससुराल वाले भी तलाक के लिए दबाव डालता रहे हैं। डर है कि वे भी इस मामले में घसीटे जाएंगे। सचमुच ऐसे लोग हैं जो मुश्किल समय में सबसे पहले भागते हैं। उनका पतन मेरी कल्पना से भी तेज था। एक परिवार जो हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और धन पर गर्व करता था, अब उपहास और अपमान का केंद्र बन गया था। मेरे ससुर श्री हरिलाल कपूर अपने विश्वासघाती अतीत का पर्दाफाश करने वाले लेख को पढ़ने के बाद हाई ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हो गए और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिसमें श्रीमती नलिनी द्वारा मुझे दिए गए प्रेम पत्र भी शामिल थे। मेरी सास पूरी तरह से टूट गई थीं। दिन भर घर में खुद को बंद रखती थीं और किसी से नहीं मिलना चाहती थीं। पाखंड और क्रूरता पर बनाया गया उनका महल आखिरकार एक रात में बिखर गया। मैं बिस्तर पर लेटी खिड़की से बाहर देख रही थी। अस्पताल के बगीचे में पेड़ मुरझाने लगे थे, यह संकेत देते हुए कि गर्मी का मौसम जल्द ही खत्म हो जाएगा और बारिश का मौसम आएगा। उनके लिए यह एक भयंकर तूफान का मौसम था, लेकिन मेरे जीवन के लिए बसंत अभी अभी शुरू हुआ था। मुझे एक अजीब शांति महसूस हुई। जीत नहीं, सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया था। कर्म शायद देर से आता है, लेकिन कभी नहीं आता। ऑपरेशन के 1 महीने बाद हमारी तलाक और संपत्ति के बंटवारे की पहली सुनवाई हुई। मेरी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उपस्थित होने का फैसला किया। मैं रोहन का पतन अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उस सुबह मीरा ने मेरे लिए एक साधारण सफेद ड्रेस चुनी और हल्का मेकअप किया ताकि मैं पीली न दिखूं। मैंने जानबूझकर व्हीलचेयर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मीरा और श्री शर्मा की मदद से धीरे धीरे
लेकिन दृढ़ता से चली। भारी बीमारी से उबरने के बावजूद तूफान का सामना करने वाली मेरी मजबूत छवि को अदालत के सामने कतार में खड़े सैकड़ों पत्रकारों के लेंस ने तुरंत कैद कर लिया। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिली। मैंने अपना सिर उठाया, शांत नजरों से सीधे आगे देखा। कोर्टरूम तनाव से भरा था। रोहन बाद में आया। उसका रूप 1 महीने पहले से बहुत अलग था। उसके हमेशा करीने से संवारे बाल अब बिखरे हुए थे। उसका चेहरा दुबला और दाही से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे देखकर उसकी आंखों में नफरत लगभग जल उठी। अगर उसके बगल में गार्ड न होते तो शायद वह मुझ पर झपट पता। सुनवाई शुरू हुई। श्री शर्मा ने आत्मविश्वासपूर्ण रवैये और दृढ़ आवाज के साथ एक एक करके बिंदु और सबूत पेश किए। उन्होंने बही स्क्रीन पर अमेरिका में रोहन और संजना की खुशी की तस्वीरें, चालाक बैंक लेन देन का इतिहास और अंत में रोहन के स्पष्ट हस्ताक्षर के साथ हर्ण पुनर्गठन अनुबंध दिखाया। हर बार जब सबूत दिखाया जाता, रोहन का चेहरा और विकृत हो जाता। उसने यह तर्क देने की कोशिश की कि यह सब मेरी एक चाल थी, कि उसे धोखा दिया गया था। लेकिन जिन दस्तावेजों पर उसने खुद हस्ताक्षर किए थे, उनके सामने उसके सभी शब्द व्यर्थ हो गए। रोहन का वकील, जो शायद उसके परिवार द्वारा जल्दबाजी में नियुक्त किया गया एक युवा था, ने यह तर्क देने की कोशिश की कि मैंने यह सब इसलिए रचा क्योंकि मैं ईर्ष्यालु थी और उसे बच्चा नहीं दे सकती थी। लेकिन इस तर्क को श्री शर्मा ने तुरंत खारिज कर दिया। योर ऑनर, श्री शर्मा की आवाज कोर्टरूम में गूंजी। मेरी मुवक्किल श्रीमती प्रिया मेहरा न केवल एक मां बनने की खुशी महसूस नहीं कर सकीं, बल्कि पिछले 3 वर्षों से अपने पति और पूरे ससुराल के धोखे में भी पीड़ित रहीं। इतना ही नहीं, उन्हें पेट के कैंसर के ऑपरेशन के दौरान जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना पड़ा। वही बीमारी जिसने उनके पिता की जान ले ली थी। जब वह बीमारी से लड़ रही थीं, तब अभियुक्त रोहन कपूर विदेश में किसी अन्य महिला से अपने बच्चे के जन्म का खुशी खुशी इंतजार कर रहा था। मैं पूछने की हिम्मत करता हूं, इस तरह की क्रूरता के लिए क्या बचाव संभव हो सकता है? कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया और सभी सहानुभूति भरी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने बस अपना सिर थोड़ा झुकाया, सही समय पर अपने कंधे हिलाए। सुनवाई अदालत द्वारा मेरी प्रारंभिक मांगों को स्वीकार करने के साथ समाप्त हुई। सभी विवादित संपत्ति अंतिम फैसले तक फ्रीज रहेगी और संयुक्त नाम पर विला और अन्य संपत्ति अस्थायी रूप से मेरे प्रबंधन में रहेगी। यह एक शानदार जीत थी। जब मैं श्री शर्मा और मीरा के साथ कोर्टरूम से बाहर निकली तो रोहन खुद को रोक नहीं सका। उसने गार्डों से खुद को छुहाया, मेरी ओर इशारा किया और चिल्लाया, प्रिया मेहरा, तुम पछताओगी, पागल औरत, तुम्हें लगता है तुम जीत गई, बस देखती जाओ। उसका गुस्सा, उसका बदसूरत असली रूप सैकड़ों कैमरों द्वारा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया। मैंने बस उसकी ओर दया और घृणा के मिले जुले भाव से देखा। वह हार गया था, पूरी तरह से हार गया था, और उसे यह भी एहसास नहीं था कि जनता के सामने उसका मूर्खतापूर्ण गुस्सा उसकी छवि और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट करने वाला आखिरी चाकू था। जबकि भारत में तूफान मचा हुआ था, प्रशांत महासागर के पार उसके साथी भी अपना प्रतिफल पाने लगे थे। मेरी सास और उसकी प्रेमिका संजना की स्थिति की रिपोर्ट श्री वर्मा द्वारा नियमित रूप से श्री शर्मा को दी जाती थी, और मैं इसे बिना किसी भावना के, जैसे कोई आंखों की रिपोर्ट प्लाज रही हूं, सुनती थी। जब रोहन की गिरफ्तारी और सभी संपत्ति के फ्रीज होने की खबर अमेरिका पहुंची, तो सबसे पहले उस आलीशान अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति अस्पताल ने कार्रवाई की जहां संजना जन्म का इंतजार कर रही थी। एक रानी की तरह सेवा किए जाने और विलासिता में जन्म देने का उसका सपना, बकाया अस्पताल बिल और भुगतान का कोई संकेत न होने के कारण बिखर गया। अस्पताल प्रशासन ने मेरी सास और संजना को बाहर जाने के लिए कहा। इस उथल पुथल और तनाव के बीच संजना ने समय से पहले जन्म दिया। एक कमजोर लड़के का जन्म हुआ जिसे इंक्यूबेटर में रखना पड़ा, लेकिन अस्पताल कोई अनाथालय नहीं था। आवश्यक आपातकालीन सहायता देने के बाद उन्होंने तुरंत दोनों को निकास औपचारिकताएं पूरी करने और बच्चे को एक सस्ते सार्वजनिक अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए कहा। श्री वर्मा ने बहुत जीवंत तस्वीरें भेजी। मेरी सास, जिसने जीवन भर सेवा करवाई थी, अब प्रसव के बाद कमजोर अपने बेटे की प्रेमिका को सहारा दे रही थी। वे उस आलीशान अस्पताल से एक दयनीय हालत में हाथों में सामान लिए हुए निकले। उनके चेहरे पर अब अहंकार नहीं था, केवल भ्रम
थकान और अपमान था। वे अब किराए के विला में वापस नहीं जा सकते थे। मालिक ने उन्हें बकाया किराए के कारण निकाल दिया था। एक बूढ़ी औरत, एक जवान औरत और एक समय से पहले जन्मा बच्चा। अंत में उन्हें एक गंदे शोरगुल वाले इलाके में एक सस्ता मोटल खोजना पा। विलासिता का जीवन समाप्त हो गया था और नरक शुरू हो गया था। पैसा नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। दोनों महिलाओं के बीच अब तक दबा हुआ संघर्ष फट पा। मेरी सास ने भारी सदमे के बाद सारी गलती संजना पर डालनी शुरू कर दी। यह सब तुम्हारी जैसी आवारा औरत की वजह से हुआ है। मेरी सास की आवाज उस भयंकर लड़ाई की रिकॉर्डिंग में तेज और दुष्ट लग रही थी जो श्री वर्मा ने रिकॉर्ड की थी। अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं फांसाया होता, अगर तुम्हारे इस पेट की वजह से नहीं, तो हमारा परिवार इस हाल में नहीं होता। अब देखो, रोहन जेल में है, हमारी सारी संपत्ति चली गई, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर संजना ने अब अपनी झूठी मीठी छवि नहीं बनाए रखी। उसने पलटकर चिल्लाया, आप भैया आसानी से कह रही हैं, अपने लालची और मूर्ख बेटे को क्यों दोष नहीं देती? क्या मैंने उसे अपनी पत्नी को धोखा देने और कंपनी का पैसा गबन करने के लिए कहा था? जब वह मुझ पर और आपके पूरे परिवार पर पैसा खर्च कर रहा था, तब आप चुप क्यों थीं? अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो आप मुझे और इस बच्चे को दोष दे रही हैं। आप ही मनहूस हैं। वे एक दूसरे को अपमानित करते, गाली देते, यहां तक कि हाथापाई भी करते। हर चीज लाई का कारण बन जाती, बच्चे के रोने से लेकर उनके भोजन के मेनू तक, जो हर दिन सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स था। संजना का अपनी किस्मत बदलने का सपना धुएं की तरह गायब हो गया। बस एक समय से पहले जन्मे बच्चे और एक अंधकारमय भविष्य की क्रूर वास्तविकता बची थी। मेरी सास ने भी सब कुछ खो दिया था, बेटा, पैसा, सम्मान और यहां तक कि वह पोता भी जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वह बच्चा अब इस दयनीय स्थिति में एक भारी बोझ बन गया था। मैंने श्री वर्मा की रिपोर्ट पढ़ी और उस गंदे मोटल के कमरे में उनकी तस्वीरें देखीं। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। यह वह कीमत थी जो उन्हें चुकानी थी। उन्होंने मिलकर हवा बोई थी, अब उन्हें मिलकर तूफान काटना था। पहली सुनवाई के 6 महीने बाद रोहन का आपराधिक मामला आखिरकार समाप्त हो गया। उस दौरान मैंने ऑपरेशन के बाद ठीक होने और कीमोथेरेपी पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे बाल बहुत झक गए, मेरा शरीर दुबला हो गया, लेकिन मेरा हौसला बहुत मजबूत था। वफादार निदेशकों की मदद से मैंने धीरे धीरे मेहरा ग्रुप में काम संभालना शुरू किया। मीडिया के तूफान के बाद कंपनी को स्थिर किया। फैसले के दिन मैं अदालत नहीं गई। मैं उसका दयनीय चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती थी। मैंने बस घर पर मीरा के साथ टीवी पर खबर देखी। अकाट्य सबूतों और स्पष्ट आरोपों के साथ अदालत ने रोहन कपूर को धोखा दी, पद के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई। नागरिक मामले में अदालत ने मेरी तलाक की याचिका भी स्वीकार कर ली। शादी के दौरान बनी संयुक्त संपत्ति में से जो कुछ भी मेरी संपत्ति और मेहरा ग्रुप से आया था, वह मेरा हो गया। रोहन को कुछ नहीं मिला। टीवी स्क्रीन पर रोहन अभियुक्त के कटघरे में खवा फैसला सुन रहा था। वह अब पहले की तरह हिंसक रूप से नहीं चिल्ला रहा था। वह बस एक खाली आंखों वाले बेजान कठपुतली की तरह खवा था। जब गार्ड उसे जेल की गाय में ले जा रहे थे, मेरे ससुर श्री हरिलाल कपूर अपना नियंत्रण खो बैठे। उन्होंने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की, अपने बेटे की ओर दौड़े। रोहन, मेरे बेटे, वह दर्द से चिल्लाए। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोका तो भ्रम और निराशा में वह अचानक मुहे कैमरे के लेंस को ऐसे घूरा जैसे मुझे देख रहे हों और एक रहस्यमय वाक्य चिल्लाया, प्रिया मेहरा, अब खुश हो? तुम्हें लगता है तुम जीत गई उस संपत्ति को पाने के लिए? तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता शांति से मरे थे? रोहन तो बस एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल किया गया। टीवी स्पीकर से आए उन शब्दों ने मुझे जमा दिया। मीरा ने झट से टीवी बंद कर दिया। उस पागल बूहे की बात मत सुनो, वह पागल हो गया है, बस कुछ भी बक रहा है। लेकिन वे शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता शांति से मरे थे? इसका क्या मतलब था? मेरे पिता की मृत्यु पेट के कैंसर से हुई थी। मेरी तरह ही अस्पताल का निदान भी स्पष्ट था, लेकिन सबसे निराश क्षण में उसने मेरे पिता की मृत्यु का उल्लेख क्यों किया? अचानक कुछ धुंधली यादें उभर आईं। मुझे पिताजी के आखिरी दिन याद आए। वास्तव में पिताजी की हालत डॉक्टरों के अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बिगड़ी थी। उस समय रोहन ने एक बहुत ही समर्पित दामाद की भूमिका निभाई थी। वह हमेशा खुद दवा उबालता, पूरक भोजन तैयार करता, जो उसने कहा था
कि उसने एक प्रसिद्ध पारंपरिक वैद्य से पिताजी की देखभाल के लिए प्राप्त किया है। तब मुझे केवल उसकी भक्ति के लिए कृतज्ञता और गांडों महसूस हुआ था, लेकिन अब अगर मैं सोचूं तो कुछ अजीब था। मुझे याद है एक बार रोहन द्वारा उबाला गया हर्बल सूप पीने के बाद पिताजी ने और भी तेज पेट दर्द की शिकायत की थी। जब मैंने पूछा तो रोहन ने समझाया कि शायद पिताजी का शरीर इसे स्वीकार करने के लिए बहुत कमजोर है। मुझे यह भी याद है कि एक बार पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। उनकी नजरें थकी हुई और चिंतित थीं। वह जैसे रोहन और कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर रुक गए। तब मैंने सोचा था कि पिताजी बस बहुत ज्यादा चिंतित हैं। बिखरी हुई यादों के टुकड़े, वे छोटी छोटी बातें जिन्हें मैंने नजरअंदाज कर दिया था, अब एक साथ झुककर एक भयानक सवाल बना रही थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी की मृत्यु बीमारी से एक स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का हाथ इसमें शामिल था और वह व्यक्ति वह दामाद था जिसे वह इतना प्यार करते थे और जिस पर इतना भरोसा करते थे? ठंड, एक ऐसी ठंड जो विश्वासघात का पता चलने या कैंसर का निदान होने से भी ज्यादा भयानक थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में रेंग गई। अगर यह सच है तो रोहन का पाप सिर्फ धोखाधड़ी और संपत्ति हपना नहीं था, यह हत्या थी। मैं झटके से खड़ी हो गई, मेरी नजरें तेज हो गईं। मीरा, प्लीज शर्मा अंकल को फोन करो, उनसे तुरंत यहां आने के लिए कहो, यह इमरजेंसी है। मुझे लगा था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है। पता चला इसके पीछे एक और भी भयानक अध्याय था। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मुझे अपने पिता की मृत्यु के पीछे की सच्चाई को उजागर करना होगा। उपसंहार, एपिलॉग। 1 साल बाद 1 साल बीत चुका था। एक लंबा समय मेरे शरीर के घावों को भरने और मेरे दिल के घावों को ठीक होने के लिए। मेरे बाल फिर से उग आए थे, हालांकि पहले जितने लंबे और घने नहीं थे, लेकिन मुझे मेरा नया छोटा हेयर स्टाइल पसंद था। यह मेरे नए स्व का प्रतीक जैसा लगता था। मेरा वजन भी सामान्य हो गया था और नियमित जांच के बाद मेरी सेहत स्थिर घोषित कर दी गई थी। डॉ. गुप्ता ने मुझे एक चमत्कार कहा, यह कहते हुए कि मेरी मजबूत जीवन शक्ति ने बीमारी को हराने में एक भी भूमिका निभाई। रोहन के जेल जाने के बाद मैं एक राष्ट्रीय सार्वजनिक हस्ती बन गई। मेरी कहानी एक ऐसी महिला की जिसे पति ने धोखा दिया, जिसने बीमारी और बुरी साजिश के खिलाफ अकेले लड़ी ताकि अपने पिता की विरासत की रक्षा कर सके, ने कई लोगों को प्रेरित किया। टीवी स्टेशनों और अखबारों से साक्षात्कार के अनुरोधों की बात आ गई। शुरू में मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी शायद उन दूसरी महिलाओं की मदद कर सकती है जो चुपचाप सह रही थीं। मैं एक प्रतिष्ठित टॉक शो में आने के लिए सहमत हो गई। उस लाइव प्रसारण में मैंने अपने दुख या नफरत का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने बस जीवन और आत्म मूल्य को फिर से खोजने की अपनी यात्रा के बारे में बात की। मैंने वित्तीय स्वतंत्रता, प्यार में समझदारी और अपने लिए खड़े होने के साहस के महत्व के बारे में बात की। मेरी शांत उपस्थिति, मेरे तार्किक शब्द और मेरी असाधारण इच्छा शक्ति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं अब पारिवारिक घोटाले की एक दयनीय शिकार नहीं थी, बल्कि शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक थी। प्रसिद्धि ने मुझे नहीं बदला, इसने बस मुझे एक नया रास्ता दिया, एक नया मिशन। मैंने अपनी वापस मिली संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए एक फाउंडेशन स्थापित करने का फैसला किया। यह फाउंडेशन न केवल धन प्रदान करता था, बल्कि वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और व्यापार सलाहकारों की एक टीम भी थी जो शादी में कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं को व्यापक समर्थन प्रदान करती थी, ताकि वे एक स्वतंत्र और सशक्त नया जीवन शुरू कर सकें। फाउंडेशन के लॉन्च के दिन मैं मंच पर खड़ी थी। नीचे सैकड़ों महिलाओं के चेहरों को देख रही थी। उनकी आंखें आशा से चमक रही थीं। मैं जानती थी कि यह सबसे मीठा बदला है, अपने दुख को दूसरों की मदद करने की शक्ति में बदलना। लेकिन काम और सामाजिक गतिविधियों की व्यस्तता के बीच मेरे दिमाग में अभी भी एक भूत घूमता था। मेरे पिता की मृत्यु के बारे में श्री शर्मा की गुप्त जांच एक गतिरोध पर पहुंच गई थी। 5 साल बाद भौतिक सबूत लगभग न के बराबर थे। पिताजी के मेडिकल रिकॉर्ड में केवल अंतिम चरण के कैंसर रोगी की सामान्य प्रगति दर्ज थी। रोहन द्वारा लाए गए पूरक भी अब नहीं मिल सकते थे। सब कुछ सिर्फ एक संदेह था। मेरे दिल में एक छिपा हुआ दर्द था जो कभी कम नहीं हो सकता था। मैं जानती थी कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, मेरे पिता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और मेरे जीवन में अभी भी एक अधूरा अध्याय है। 1 साल तक लगातार काम करने के बाद मैंने खुद को एक वास्तविक छुट्टी देने का फैसला किया।
मैंने पेरिस को चुना, वह शहर जो मेरे पिता को उनके जीवन काल में बहुत पसंद था। मुझे उम्मीद थी कि जिन सड़कों पर वह कभी चले थे, उन पर चलकर, जिस हवा में उन्होंने कभी सांस ली थी, उसे महसूस करके मेरी आत्मा को वास्तव में शांति मिल सकती है। एक सुनहरी दोपहर, मैं सीन नदी के किनारे टहल रही थी और एक गली में छिपी एक पुरानी किताबों की दुकान में चली गई। पुराने कागज और समय की खुशबू ने मुझे सहज महसूस कराया। जब मैं पुनर्जागरण कला के बारे में एक चम्हे के कवर वाली किताब के पन्ने पलट रही थी, तो मेरे बगल में एक कोमल गहरी आवाज हिंदी में सुनाई दी। माफ कीजिएगा, क्या आप भारतीय हैं? मैंने अपना सिर उठाया और तुरंत जम गई। मेरे सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा जाना पहचाना, दृढ़ और बुद्धिमान था। वह भी मुझे देखकर उतना ही हैरान लग रहा था। प्रिया मेहरा, है ना? अर्जुन। अनजाने में यह नाम मेरे मुंह से निकल गया। वह अर्जुन खन्ना था, कॉलेज के दिनों का एक शानदार सीनियर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत प्रशंसा की जाती थी और जिसकी मेरे पिता अक्सर तारीफ करते थे। वास्तुकला में अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ उसे स्नातक होने के तुरंत बाद फ्रांस के लिए पूरी छात्रवृत्ति मिल गई थी। तब से 10 साल से ज्यादा हो गए थे। हम फिर कभी नहीं मिले थे। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने हम दोनों को खुश कर दिया। हमने पास के एक छोटे से कैफे में साथ में कॉफी पीने का फैसला किया। अर्जुन अब पेरिस में एक सफल वास्तुकार बन गया था। उसने अपने काम और फ्रांस में अपने जीवन के बारे में बताया। वह अभी भी अविवाहित था और उसमें अभी भी वही रोमांटिक आभा और गर्मजोशी भरी मुस्कान ही जैसी पहले थी। जब मैंने उसे अपनी उथल पुथल भरी जीवन कहानी सुनाई तो वह बस चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में सहानुभूति और सम्मान था। तुम सच में बहुत मजबूत हो प्रिया। विक्रम अंकल स्वर्ग में तुम पर गर्व कर रहे होंगे। पिता का नाम सुनकर उदासी ने मुझे फिर से घेर लिया। मैंने अनजाने में अपने बैग से हर्बल उपचार के बारे में एक छोटी सी किताब निकाली। वह किताब जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती थी, पिताजी की पसंदीदा थी। जब मैं उसके पीले पड़ चुके पन्नों को पलट रही थी तो मुझे अंदर एक छोटा मुहा हुआ कागज का टुकड़ा मिला। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने इसे वहां कब रखा था। उत्सुकतावश मैंने उसे खोला। यह पिताजी की लिखावट थी। उस कागज पर कुछ हर्बल उपचारों के नाम लिखे थे। उनके बगल में उनके गुणों के बारे में नोट्स थे, लेकिन आखिरी पंक्ति में पिताजी ने 2 अपरिचित उपचारों के नामों पर गोला लगाया था। उनके बगल में एक बभ प्रश्नवाचक चिन्ह और जल्दबाजी में लिखा एक नोट था, रोहन के सूप में। रिवान अंकल से फिर पूछो। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। रिवान अंकल मेरे पिताजी के एक पारंपरिक वैद्य मित्र थे। मुझे धुंधला सा याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि वे दोनों उपचार अलग अलग हानिरहित हैं, लेकिन अगर रोहन द्वारा अक्सर उबाले जाने वाले हर्बल सूप में कुछ निश्चित सामग्रियों के साथ मिलाया जाए और लंबे समय तक सेवन किया जाए तो यह धीरे धीरे पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसर रोगी की स्थिति को खराब कर सकता है और चिकित्सा दवाओं के प्रभाव को बेअसर कर सकता है। अर्जुन, मैंने कांपते हाथों से वह कागज उसे देते हुए कहा। यह देखो अर्जुन। अर्जुन ने कागज लिया, उसे ध्यान से पढ़ा और फिर अपनी भौहें सिकोई। वह तुरंत इस मामले की गंभीरता को समझ गया। यह रिखवान अंकल, तुम जानती हो वह कहाँ है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन शर्मा अंकल उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। प्रिया, अर्जुन ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। उसकी नजरें दृढ़ थीं। मेरे यूरोप के फार्मास्यूटिकल उद्योग में कुछ दोस्त हैं। वे इस संयोजन की विषाक्तता के बारे में और गहराई से विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं। चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। हम इस सच्चाई को एक साथ खोजेंगे। मैंने उसे देखा, एक गर्मजोशी भरी भावना जिसे मैंने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था, मेरे दिल में फिर से पनपने लगी। हम कैफे से निकले और सीन नदी पर धीरे धीरे उतरते शाम के धुंधलके में एक साथ चले। हम दोनों की परछाइयां पथरीली सड़कों पर लंबी हो गईं। मेरे पिता की मृत्यु की जांच को एक नई रोशनी मिली थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात, अब मेरे साथ एक भरोसेमंद साथी था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे जीवन में एक नया, उज्जवल और आशा से भरा अध्याय वास्तव में शुरू हो गया है।